अभी के लिए हम मूव करेंगे आज के एजेंडा पे। और हमारा एजेंडा है, आज हम आउटलाइन पहले डिफ़ाइन करेंगे, उसके हिसाब से जाएंगे। ये है जी, आज का एजेंडा ये है कि हमने एआई के कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस को देखना है। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस डिस्कशन, जो हमने कल डिस्कशंस की ओरिएंटेशन भी थी, बेसिक्स भी थी। हमने अनसुपरवाइज लर्निंग सीखनी है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखनी है, डीप लर्निंग के बारे में बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एएल, एमएल एंड डीएल, और फिर क्वेश्चन एंड आंसर होंगे। एजेंडा का 8वां पॉइंट मेरी टीम स्किप कर गई है, एंड में हम चैट जीपीटी की आज बात करेंगे। आज हम चैट जीपीटी को स्टार्ट करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट वीक के दोनों लेक्चर मोस्ट लाइकली हम डेडिकेट करेंगे चैट जीपीटी, क्लॉड, बार्ड और इस तरह के कुछ टूल्स जो आपको यूज़ करने चाहिए, सब कुछ तो वो यूज़ करेंगे। अब वो करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास आया है, सर इन विच केसेस सुपरवाइज लर्निंग इज़ यूज़फुल। कल हमने पढ़ा दिया ना, फिर आप बता दें। आपने पढ़ाया था ना, आप बता दें। अच्छा, ये बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैंने बताया था कि 2022 से पहले एआई की जितनी वैल्यू थी, तकरीबन 80% ऑफ वैल्यू सुपरवाइज्ड लर्निंग जनरेट कर रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ एग्जांपल बताई थी। एक मैंने स्पैम फिल्टरिंग बताई थी। आप इमेजिन करें कि जितनी भी ईमेल प्रोवाइडर्स हैं वो सारे के सारे स्पैम फिल्टरिंग यूज़ कर रहे हैं, और स्पैम फिल्टरिंग सुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि आपके पास इनपुट जो है वो आपके पास एक ईमेल होगी, उसको लेबल आप देंगे। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी मैं बार बार बोलूँगा, इनपुट और लेबल। लेबल आउटपुट को कहते हैं, या जो हमने नाम दिया हो। जैसे मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये तस्वीर कैट की तस्वीर है, तो उसका लेबल क्या होगा? कैट लिखा हुआ, ठीक है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग में इन हर इनपुट के साथ उसका लेबल या उसकी क्लास होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लफ्ज़ हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेबल या क्लास। है क्या? ये आउटपुट है, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो स्पैम फिल्टरिंग के बाद इसके अलावा स्पीच रिकग्निशन जो है, ये सुपरवाइज लर्निंग है। इस केस में इनपुट क्या होगी भला? स्पीच, ऑफ कोर्स, और आउटपुट में आपको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स होंगे। और जब आप टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स की बेस पे इनपुट आउटपुट पेयर से सुपरवाइज लर्निंग का मॉडल ट्रेन करेंगे, तो आपके पास स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आ जाएगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आगे चलें, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक एग्जांपल्स से, जो हमने कल एआई पे आपको एक बेसिक दी था, इंटेलिजेंस के बारे में बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो काम एक हद तक होने चाहिए, अब वो मशीन लर्निंग एआई के थ्रू वो काम हो रहे हैं या करने की कोशिश की जा रही है, और उसी के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मैं बताना चाहूँगा, जिसको ना रीयूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की हम बात करते हैं। एक लैंग्वेज मॉडल है जिसको एक टेक्स्ट इनपुट भेजी जाती है, वो टेक्स्ट आउटपुट टेक्स्ट इनपुट भेजी जाती है, टेक्स्ट आउटपुट देते हैं। अब इसके ऊपर एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हर बंदा अपना लैंग्वेज मॉडल बना रहा है अपने एल्गोरिदम्स के साथ। किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं, कम अच्छे हैं, किसी के ज़्यादा अच्छे हैं। हर बंदा अपनी नीश में जाके वही काम कर रहे हैं, तो जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेम रह रहा है। फॉर एग्जांपल, आप हेल्थ केयर में जाएं, आप सिस्टम आ रहे हैं जहां आप अपनी बीमारी के बारे में सिस्टम को बताएंगे। सिस्टम आपसे सवाल करेगा कि ब्लड प्रेशर बताओ, सोते हो, कितना सोते हो, क्या खाते हो, कल क्या किया, परसों क्या। वो आपसे पूछता जाएगा, आप उससे चैट करते जाओगे, और एंड में जाके वो आपको आपकी बीमारी बता देगा, और वो आपको किसी हद तक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करने की पोजीशन में आते जा रहे हैं आप सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता। ये बहुत पहले बन चुका था, लेकिन एक्यूरेसी की वजह से, क्योंकि मेडिकल एक सेंसिटिव फील्ड है, तो वहाँ पे नहीं हो। तो लैंग्वेज मॉडल एक कॉमन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर पूरी इंडस्ट्री खड़ी है। इस तरह से एआई के अंदर ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक्चुअली बहुत जगहों पे यूज़ हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट समझ लें, किसी चीज़ को हम फिलहाल कहते हैं, जैसे गाड़ी है, इंसान है, कोई भी चीज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ये ऑब्जेक्ट क्या है। आजकल कैमरा में देखें, सीसीटीवी कैमरा में देखें, तो गाड़ी को डिटेक्ट करके उसकी नंबर प्लेट से नंबर पढ़ के मालिक का नाम निकाल लिया जाता है।
ठीक है, एक ऑब्जेक्ट देखा ये गाड़ी है, उसने सिस्टम ने समझ लिया ये गाड़ी है। अब ये एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन समझ लें कि आगे बहुत जगहों पे यूज़ हो रही है, राइट। एक इस हद तक भी यूज़ हो रही है क्योंकि हम बात करें एक एप्लीकेशंस की। तो एक एप्लीकेशन कुछ अर्सा पहले डेवलपमेंट शुरू हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम। उसमें ये है कि अब अगर आप एक शॉपिंग मॉल में हैं और शॉपिंग मॉल के अंदर आप कोई एक ऐसी मूवमेंट करते हो जो मूवमेंट जो है वो डेंजरस है, तो सिस्टम उसको डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेपन विदड्रॉ करने के लिए मूवमेंट की, वेपन निकाला, आपके हाथ में अगर कोई वेपन है किसी भी किस्म का, सिस्टम उसको पिक कर लेता है, निकालते हुए ही, निकालने के बाद तो हो जाता है, तो ऑब्जेक्ट एंड मूवमेंट डिटेक्शन उसके अंदर हो जाती है। अब वो इसका एक यूज़ केस है, छोटे से यूज़ केस का एक उन्होंने पूरा प्रोडक्ट बना दिया। ट्रैफिक पुलिस में यूज़ हो रहा है, स्पेस में यूज़ हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहा है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी बनी हैं जिन लोगों को नज़र नहीं आता उनके लिए स्मार्ट स्टिक्स ऐसी बनाई हैं, उनके लिए ऐसे सेंसर्स बनाए गए हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये चीज़ें IoT के साथ बहुत यूज़ होती हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज़ में टक्कर मारने से पहले उसको पता चल जाता आगे ये चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई गई हैं कि जो अगर आप नहीं देख पाते, आप उनकी तरफ कैमरा करेंगे, कोई गैजेट करेंगे, तो आपको वॉइस के थ्रू बता दिया जाएगा आगे गाड़ी है, आगे मोटरसाइकिल है, आगे इंसान है, आगे घोड़ा है, गधा, जो भी है वो आपको आगे वो बता देगा। अब एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे खड़ा हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊँ, वो लोग जो AI की कोडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, आपने पूरे व्हील को रीइन्वेंट नहीं करना। You have to use this very basic tiny building blocks to create something big. बस आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है और आपने उसको रिफाइन कैसे करना है। इन अनदर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ गई है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हमने सारी कर ली, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। कल आपने की थी ना क्लासिफिकेशन की बात। क्लासिफिकेशन में आप हर चीज़ को बाज़ औक़ात बड़े बड़े जब सोल्यूशन पे काम करते हैं, क्लासिफिकेशन है कि यार एक जैसी चीज़ को एक नाम दे के एक ग्रुप में करते हैं, ठीक है। हम करते हैं अपने ऑफिस के अंदर वो लोग जो AI सीखना चाहते हैं, वो लोग जो AI नहीं सीखना चाहते। तो अब हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि इस क्लासरूम के अंदर वो लोग बैठे हैं जो AI सीखना चाहते हैं, एक क्लास होगी। अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं कि यार मेरे ऑफिस के अंदर एक सर्वे करके बताओ कि कौन लोग AI सीखना चाहते हैं, तो वो एक क्लास बनाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चनर पूछे जाएंगे, आपका इंटरेस्ट को पिक किया जाएगा और आपके नाम उसके अंदर डाल दिए जाएंगे, तो वो एक क्लास बन गई कि यार AI लोग सीखना चाहते हैं, एक नहीं सीखना चाहते। अब सिस्टम उनके नाम नहीं बता रहा क्योंकि क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट या एंटिटीज इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि यू कैन नॉट, उसके अंदर उसके एक और मेथड्स होते हैं, हम उस पर भी आएंगे। सो क्लासिफिकेशन के थ्रू बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपके सामने है। ईमेल स्पैम है या ईमेल स्पैम नहीं है। हम ईमेल यूज़ करते हैं ना, ईमेल जाती है स्पैम में, सिस्टम देखता है कि यार इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जो कोई ऐड चलाने की कोशिश कर रहा है, वो डाल देता है, तो ये सिस्टम स्पैम है। बाज़ वक़्त हेल्थ केयर का मैंने एग्जांपल दिया था, उसके अंदर या तो हेल्थ केयर सिस्टम आपकी एग्जैक्ट बीमारी पकड़ेगा या आपको बताएगा कि आप बीमार हैं या नहीं हैं, ठीक है। अगर नहीं हो सकता जेनेरिक कर देता या वो प्रिसाइज कर देगा, तो आपको क्लासिफिकेशन भी हो सकती है वहाँ पे, या प्रिसाइज प्रेडिक्शन भी हो सकती है वहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन है जो हर जगह यूज़ होती है। देन सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन में आप इस तस्वीर में देखें तो हर एक ऑब्जेक्ट को उसने अलग अलग करके दिखा दिया एक ही पिक्चर के अंदर। इसकी बेहतर जो है ना वो ये है, चला नहीं हो, बट सिस्टम ने डिटेक्ट किया कि एनिमल को और ह्यूमन को बाउंड्रीज और उसका सारा कुछ उसने पिक कर लिया कि इंसान और घोड़े को अलग कर दिया। अच्छा, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोक के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंसान जो है वो सोचता है, समझता है, फैसले करता है। ये सोचना, इंसान का सोचना, समझना और फैसले करना किन चीज़ों की वजह से होता है? आपका देखना, आपका सुनना, राइट, मे बी आपका सूंघना, आपका चखना, आपकी सेंसेस हैं कुछ जिसकी बेस पे आप डिसीजन करते हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन आपका देखना, तो आपको नहीं लगता कि AI को देखना आ गया है? अब आप भी फिगर आउट कर पा रहे हो कि ये घोड़ा और इंसान अलग अलग, आपको पता लग गया, AI को भी ये पता चल गया।
तो आपको यहाँ से देखें कि एआई किस तरह थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर रहा है। अच्छा, थोड़ा और पीछे जाते हैं। इंसान को ये कैसे पता चलता है, जब बच्चा होता है, बच्चे को घोड़े का नहीं पता होगा, उसको बताया जाता है कि ये घोड़ा है, उसके दिमाग में डेटा डाला जाता है, उस डेटा को यूज़ करके उसने इस घोड़े को घोड़ा बोला, राइट। सिमिलरली एआई के अंदर मॉडल को बताया जाता है कि ये इतने सारे घोड़े बेच के उसको ट्रेन किया जाता है और वो घोड़े को देख के घोड़ा बता रहा है। तो एआई मॉडल को, एआई के अंदर मॉडल को जो हम डेटा फीड करते हैं, या तो हम उसको देखना सिखा रहे होते हैं, कहीं आईओटीज़ अगर हम हार्डवेयर लेके आए तो हम उसको सूंघना सिखा रहे होते हैं, टेस्ट करना सिखा रहे होते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं। अगर हम हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन, जो मैं हमेशा कहता हूँ, आने वाले दौर में आईओटी और एआई का कॉम्बिनेशन यू विल सी एवरीवेयर, क्योंकि इट विल गिव यू सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सब कुछ आप कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। देखना आपके पास एआई में आ गया। तो सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, एंड देन आपको कल हमने बताया था जनरेटिव मॉडल्स। जनरेटिव मॉडल्स के बारे में कल मैंने आपको इतना बताया था कि कल एक बच्चे ने सवाल किया था, मैंने आपसे कहा था कि वो जनरेटिव मॉडल्स के अंदर आप सिस्टम को कुछ डेटा देते हैं आसान अल्फाज में, लेकिन सिस्टम जो है उस डेटा से ऊपर भी जाता है। अब इसका मतलब नहीं है कि बहुत कोई नए लेवल पे चला जाता है, वो तो फिर जनरल एआई की तरफ चला जाएगा। वो एक सिंथेटिक डेटा प्रोड्यूस करता है जो रिजेंबलेंस रखता है ओरिजिनल डेटा से। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं अगर आपको सिखाता हूं कि ये जो स्टिक है मेरे पास, ये प्रेजेंटेशन कंट्रोल करने के लिए एक स्टिक है, ये आपके माइंड में स्टोर होगी। अब इस जैसी कोई चीज़ देखें तो शायद वो आप इसकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसको प्रेडिक्ट कर लें, ठीक है। मॉडल ने इन्फॉर्मेशन को, डेटा पॉइंट्स को जनरेट करना शुरू कर दिया, आगे जाके बताना शुरू कर दिया। जनरेटिव मॉडल ये होते हैं, ठीक है। चैट जीपीटी जनरेटिव मॉडल है। आपको नहीं लगता कि अगर हगिंग फेस के एग्जांपल दें, आप मैं बताता हूँ, अगर चैट जीपीटी का मॉडल बताएं, उसको आप एक ऐसे लिख के दो, सर्टेन सेंटेंसेस और वर्ड यूज़ करो, लेकिन जवाब में वो आपको उस तरह के सेम नहीं देगा। आप चैट जीपीटी से हर दफ़ा पूछते हैं एक ही सवाल, वो मोस्टली एक ही सवाल का डिफरेंट जवाब सेम होता है, वर्डिंग डिफरेंट होती है। तो ये हो क्या रहा है? अब तो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना, आप उससे एक ही सवाल करें, 2-3 दफ़ा करें, 2-3 डिफरेंट मशीन से करें, वो बदल क्यों रहा होता है? क्या हो रहा होता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, रिट्रीव नहीं कर रहा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, रिट्रीवल बेस्ड जो मॉडल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को एज सच लेके आते हैं, ठीक है। उस पर डिटेल बात करेंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे। तो उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास सोर्स ए है, जेंडर है, हेयर है, लेंथ है, ग्लासेस है, पोज है। तो उसकी जो मिक्सर, वीडियो प्ले नहीं हो रही यहाँ पे, मेरे ख्याल में स्ट्रीमयार्ड का इशू है। तो हमने जनरेटिव मॉडल से 2-4 कंपोनेंट को मिक्स करके उसको न्यू आउटपुट उसकी निकाली। जैसे मैंने कहा न्यू डेटा पॉइंट्स निकाले। अब डाली है, या जितनी भी जगहों पे आप आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो इमेज जनरेशन हो रही है, इमेज जनरेशन जो हो रही है आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे वेरी करती है। पीछे कोई इफ एल्स चेक नहीं होते, हर चीज़ पे आप सिस्टम को ट्रेन नहीं कर सकते, हर चीज़ नहीं दे सकते, एक्चुअली इम्पॉसिबल है। मतलब मैं आपको बताऊं, आप डाली को कहते हो कि मुझे ऐसी इमेज दो जहां बंदर चांद पे बैठा हुआ है। अब किसी ने बंदर को चांद पे ले जाके फ़ोटो खींच के तो मॉडल को नहीं दिया होगा, ये तो मॉडल ने जनरेट, बंदर को चांद पे मॉडल ने बिठाया ना। मैंने ऐसी बहुत सी और सारी फ़नी एग्जांपल हैं, कल हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हुए ट्राई कर रहे थे, और मैं यहाँ उसकी एग्जांपल नहीं दे सकता। एंड देन वी हैव चैट जीपीटी, जो हमने एंड पे जाके डिस्कस करनी है, ठीक है। तो आगे ये हम करेंगे स्टेबल डिफ्यूजन आ जाए। स्टेबल डिफ्यूजन चैट जीपीटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, आप आ जाए, मैं थोड़ा सा कवर करता जाऊँगा। आज के सेशन के एंड पे, ब्रेक के बाद, हम चैट जीपीटी में लॉगिन करके चैट जीपीटी में प्रॉम्प्टिंग करेंगे, ठीक है। उसका बेहतर इस्तेमाल सीखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, कि यार आप अगर फ्रीलांसर हो, आप अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपने डिज़ाइन सेंस इंप्रूव करना चाहते हो, आप अपनी स्पीकिंग इंप्रूव करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हाउ यू कैन डू इट। और थोड़ा आप उसको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एपीआईज़ के थ्रू चैट जीपीटी से आप नए प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो। आज जो इसमें हमने बेस रखनी है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आने वाले 2 सेशंस होंगे हमारे नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इंशाल्लाह, उसके बाद वो लोग जिनके पास थोड़ी प्रोग्रामिंग सेंस है या डिफरेंट फैक्टर में कर रहे हैं, समझो उनका पहला कदम एआई डेवलपमेंट में पड़ जाएगा।
वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, इसलिए उसकी बेस आज बिल्ड करना ज़रूरी है जब हम चैट जीपीटी पे जाएंगे। उसी तरह से एक है हमारा मॉडल स्टेबल डिफ्यूजन। हमने डाली पे भी बात कर सकते थे। स्टेबल डिफ्यूजन इसलिए किया है कि कंपैरेटिवली इसका कम लोगों को पता है, इसके पीछे थोड़ी साइंस भी है और इसका कम लोगों को पता है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एजेंडा पॉइंट था वो था एक ब्रीफ ओवरव्यू जो हमने कल डिस्कशन की थी। तो कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कि एआई क्या होती है, और हमें पता चला था कि एआई एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, और वो ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस में हम ऐसे मेथड्स पढ़ते हैं जिन्हें यूज़ करके कंप्यूटर लर्न कर सकते हैं बग़ैर एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग के। लर्न तो प्रोग्रामिंग से भी कर सकते थे ना, लेकिन एआई में हमारी लड़ाई है कि हमने एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग नहीं करनी। कंप्यूटर को कहना है हम तुम्हें सॉफ्टवेयर पीस दे देंगे, तुमने खुद लर्न करना। सो और ये सारे बहुत सारे चूँकि मेथड्स हैं, तो इसके लिए हमने एक अलग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डेवलप की जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। एआई के बाद हमने एएनआई और एजीआई पे बात की थी, आर्टिफिशियल नैरो या शैलो इंटेलिजेंस के बड़े स्पेसिफिक टास्क एआई करती है, और मैंने बताया था कि ज़्यादा जो हमारे पास एडवांसेस हैं वो एएनआई में हुए, और एजीआई जो है अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं। लेकिन ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल और ये जो जनरेटिव मॉडल्स हैं, इन्हें लोग स्पार्क्स ऑफ एजीआई भी कहते हैं। इनफैक्ट देयर इज़ अ प्रोजेक्ट जिसका नाम बेबी एजीआई है, बट आई वॉन्ट बी टॉकिंग, तो आप ये आपके लिए फूड फॉर थॉट है अगर आप इसको जाके देखना चाहें तो इसके बाद हमने इसकी वैल्यू पे बात की थी, और मैंने बताया था कि एआई इज़ गोइंग टू जनरेट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वैल्यू, ठीक है, और वो हमने मैकेंजी की एक रिपोर्ट जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद हमने देखा था कि एआई करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो उसमें सबसे पॉपुलर तरीका है वो तरीका है मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग वाज एक्चुअली अ सब पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस या एआई। वेरी गुड। एआई सब पार्ट है कंप्यूटर साइंस का, और मशीन लर्निंग सब पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का। अच्छा, उसके बाद जब हमने पता चला कि यार सबसे पॉपुलर तरीका जो एआई को परफॉर्म करने का है वो मशीन लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग के बहुत सारे लर्निंग के तरीके थे, क्योंकि मशीन और लर्निंग, तो हमने फिर पकड़ा था यार मशीन लर्निंग में ये लर्निंग कैसे होती। तो लर्निंग के फिर कुछ तरीके हमने डिस्कस करने स्टार्ट किए थे, जिसमें से एक तरीका जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज सुपरवाइज्ड लर्निंग। और सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी लेबल्ड डाटा। तो ये लेबल्ड डाटा क्या होता है, ये ऑडियंस के लिए अच्छा क्वेश्चन। ऑडियंस आपके लिए पहला सवाल ये है कि आप हमें अपनी ज़बान में बिना चैट जीपीटी से और गूगल किए हुए कमेंट में बताएं कि लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा क्या होता है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। वो सारे जवाबात आप अपने कमेंट सेक्शन में डालते जाएं ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे जा रहे हैं, और 10-15 मिनट बाद मैं अगला सवाल आप लोगों को भेजूंगा प्लीज़। बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब है मुझे इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं, अभी नहीं, आप नकल ना मरवाएं ना, किसी को नकल मरवा रहे हैं आप। ओके ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने लर्न की थी वो ये थी कि हम मॉडल को इनपुट आउटपुट पेयर्स देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सुपरवाइज लर्निंग या ओवरऑल मशीन लर्निंग के मॉडल्स में, हमारे ज़हन में एक मिसकंसेप्शन ये आ जाता है कि जब हम किसी मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो वो साथ लर्न कर रहा है। ऐसा नहीं है। हर एआई के मॉडल, ये बात ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल शैलो इंटेलिजेंस के लिए बहुत ट्रू है। एक मॉडल जो है वो यूजुअली 2 मोड्स में ऑपरेट करता है। पहला मोड जो है उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग मोड में हम मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन प्रीवियस डेटा, और अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात कर रहा हूँ तो सुपरवाइज लर्निंग में आप इनपुट मॉडल को देंगे, मॉडल एक आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा, आपके पास एक्चुअल आउटपुट होगी, आप प्रेडिक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करेंगे, देखेंगे मॉडल ने कितनी गलती की है, मॉडल को एक फीडबैक देंगे, मॉडल अपने आप को अपडेट करेगा, आप अगली एग्जांपल देंगे इनपुट आउटपुट की।
इनपुट मॉडल यूज़ करेगा, फिर एक प्रेडिक्टेड आउटपुट जनरेट करेगा, एक्चुअल आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट को कंपेयर करेंगे। या मैं दो आउटपुट्स कह रहा हूँ, एक मैं प्रेडिक्टेड आउटपुट कह रहा हूँ, एक मैं एक्चुअल आउटपुट कह रहा हूँ, इनमें क्या फ़र्क होगा आपके ख्याल में? एग्जैक्टली देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसे भी हम कहते हैं कि ये क्या है, वो कहेगा बुक, हम कहते हैं नहीं ये बुक नहीं है, ये मिठाई का डब्बा है। सो दैट वाज नॉट बुक बट शेप ठीक थी। तो हमने बच्चे का आंसर लिया और फिर उसे एक्चुअल आंसर दिया और उसे बताया, फीडबैक दिया। ये जो फीडबैक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फीडबैक दिया कि तुम अपने आप को अपडेट करो। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर आपको मैंने बताया था कि इनपुट आउटपुट पेयर चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपने मॉडल को फीडबैक देना है उसकी करेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है मॉडल का लर्निंग मोड, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में भी और बाकी जब लर्निंग हम देखेंगे उसमें ये चीज़ ट्रू है कि हर एआई मॉडल जो है वो एक लर्निंग मोड में है। और अच्छा, जब आपने उसे ट्रेन कर लिया या उसने लर्न कर लिया तो उसके बाद हम कहते हैं कि अब ये प्रिडिक्शन या इन्फ्रेंस मोड में है। अब आप उसे कोई अननोन इनपुट देंगे और वो अपनी लर्निंग की बेस पे उस अननोन इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर वो मॉडल बेहतर ट्रेंड है तो इस चीज़ का लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा है कि उसकी आउटपुट बेहतर होगी, उसकी आउटपुट अच्छी होगी। इनफैक्ट ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक मॉडल 100% रिजल्ट दे तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कितने लोग समझते हैं कि एक मॉडल 100% प्रेडिक्शन दे रहा है तो ये अच्छी बात है? यार सॉरी आपको प्रिडिक्ट करो, हमने सवाल किया था लेबल्ड और अनलेबल्ड डेटा का, तो जवाब आ गया। मैं जवाब आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। जब आप 3 दिन के हो जाते हैं तो आपका नाम रख दिया जाता है, तब आप लेबल्ड डेटा हो जाते हैं, ठीक है। जब आपका नाम नहीं होता तो आप अनलेबल्ड डेटा है। भाई क्या मैं भी मिसालें देता हूँ, अब मेरी मिसालें तो हो गई ख़त्म। प्लीज़ कंटिन्यू। लेकिन ये नेक्स्ट लेवल था। ये एक अच्छी एग्जांपल थी। ओके, गुड। अच्छा, एक बात है, गलत आंसर देने से कभी नहीं डरना चाहिए। गलत आंसर देंगे, हमें पता चलेगा यार इधर वीकनेस है और हम उसे एड्रेस करें। सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग अस रॉन्ग आंसर। आने दें रॉन्ग आंसर, आने दें, नथिंग रॉन्ग विद दैट। बट यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त आंसर आ रहे हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, माशाल्लाह, इट्स फाइन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, ठीक Okay, है। good. एक चीज़ मेरा भी सवाल है, थोड़ा सा आप समझा रहे थे, अनलर्न के बारे में भी बताते जाओ। अनलर्न वो Models, न्यूरल नेटवर्क्स हाँ। में आएगा। अगर हम मॉडल को डेटा देते हैं, और हमें पता चलता है कि डेटा हमने फीड नहीं किया सही वाला, जो कि मैं ऑलरेडी अपने जीपीटी में लगा रहता हूँ, तो वो भी थोड़ा कॉन्सेप्ट। हाँ, वो न्यूरल नेटवर्क्स में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि कन्वेंशनल एमएल में ये कैपेबिलिटी नहीं है। ओके, सो 100% रिजल्ट, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ। यू आर वेरी राइट। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पे मशीन लर्निंग कभी भी आपको ठीक वैल्यू नहीं दे सकती। उसमें से एक चीज़ स्टॉक्स है, दूसरी चीज़ जो है वो डिमांड ऑफ थिंग्स है, जो मतलब गर्मियों के कपड़े या सर्दियों के कपड़े, आप उनकी प्राइस या उनकी डिमांड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन स्टॉक वाली चीज़ जो है ना, ये हर एक का ना, वो जैसे पुराने ज़माने में लोग लोहे के ऊपर वो केमिकल्स डाल के उसको सोना बनाने की कोशिश नहीं करते थे,
तो आजकल भी हम चाहते हैं यार ऐसा एआई का मॉडल बनाएं कि वो स्टॉक की प्रेडिक्शन हमें दे, बेहतरीन सी हम बैठे बैठे जो है स्टॉक मार्केट के हम चैंपियन बन जाएं। सो एआई जो है वो रिस्की बिजनेस है इसके इस पर्टिकुलर काम में। आल्दो हैविंग सेड दैट बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम करती भी हैं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ओके, ये एक बुरी चीज़ है। इनफैक्ट ये एक इतनी बुरी चीज़ है कि इसको हमने एक बड़ा स्पेशल नाम दिया है। हम कहते हैं कि अगर एक मॉडल गिवन टेस्ट डाटा पे 100% एक्यूरेसी दे रहा है तो इसका मतलब है कि मॉडल रियल वर्ल्ड में यूजलेस हो जाएगा जब उसे ज़रा सा भी डिफरेंट डाटा मिलेगा। इसको हम कहते हैं ओवर फिटिंग, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है बाद में जाके हम डिस्कस करेंगे। सो 100% accuracy on given chunk of data is not a good thing, ठीक है। ओके, सो मशीन लर्निंग में हमने सुपरवाइज लर्निंग जो है वो मैंने एक जनरल सा आपको आइडिया दे दिया और मैंने बताया था कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करती है। एक चीज़ ऐड कर दूं, मुझे कुछ इस पे कन्फ्यूजन देखे हैं कमेंट्स के अंदर कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि हमने मॉडल को डेटा दिया, एआई ने हमें सही जवाब देना शुरू कर दिए, हमने एआई से 100 सवाल किए, 100 के 100 ठीक आए, 100% रिज़ल्ट आया और सर कह रहे हैं वो तो बुरा है, ठीक है। देखिए, आपको मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर। ये ऐसा ही है कि जैसे आप एग्ज़ाम में जाते हो और एक नालायक बच्चा होता है जो सारा साल नहीं पढ़ता और उसके रिज़ल्ट में आया होता है कि उसने 99.99 मार्क्स लिए हैं, तो पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आएगी? क्या चीज़ आएगी? क्योंकि आपको पता है कि उस बच्चे को पूरे साल में सही डेटा फीड नहीं किया, उसने वो कंटेंट कंज्यूम नहीं किया, उसने क्लासेस नहीं ली, और हमारी जो लेक्चर थे उसमें भी कमियां हैं। हमने भी 4 चैप्टर छोड़े हुए हैं, हमें पता है कि हमने 4 चैप्टर नहीं पढ़ाए, फिर भी ये 99 लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसने चैट जीपीटी खोला हुआ है, ठीक है। तो एक डाउट क्रिएट हुआ और कंप्यूटर साइंस कहती है, याद रखें, मैं ये बात मैथ में प्रोग्रामिंग के लोगों को भी कहता हूँ कि जब कभी आपका क्लाइंट आपसे ये कहे कि आप गलत हैं तो आपकी पहली जो थॉट आना चाहिए आपके माइंड में वो ये है कि आप गलत हैं। मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपका कस्टमर किसी भी फील्ड में आपके प्रोडक्ट के अंदर फ्लॉ ढूंढे, कहे कि यार ये आपका चीज़ नहीं चल रही, पर्टिकुलरली इन द प्रोग्रामिंग, तो आप उसे ये ना कहें कि सॉरी यार इसको समझ नहीं आई होगी, यार ये बंदा ठीक नहीं है। पहला थॉट आपका आना चाहिए कि हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं। तो ये रूल है। तो इसलिए मशीन लर्निंग में 100% जब रिज़ल्ट आता है तो वो ऐसा होता है कि जैसे हमने सही सिस्टम ट्रेन नहीं किया और कुछ ना कुछ जो है सिस्टम जो है वो वैल्यू जनरेट नहीं कर रहा, बल्कि हार्ड कोडिंग या कहीं भी हमारी गड़बड़ है। एग्जैक्टली, इरफान ने बड़ा सही कहा है, हार्ड कोडिंग। जब आप गिवन डाटा पे आप जब बहुत ज़्यादा मॉडल को ट्रेन करते हैं, बार बार वही इनपुट दिखाई जा रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे मॉडल ने रट्टा लगा लिया। आप उसे जब उससे मिलती जुलती चीज़ लगाएंगे वो फ़ौरन कहेगा ठीक है, लेकिन जब आप उसे रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे, डिफरेंट चीज़ें आएंगी, वो स्पेक्टेकुलरली फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो ट्रेनिंग डाटा था इतना ज़्यादा क्रैम कर लिया कि अब वो ज़रा ज़्यादा डिफरेंट चीज़ आएगी तो वो उससे पहचानी नहीं जाएगी, ठीक है। सो इसलिए ये जो ट्रेनिंग और जो छोटा सा वैलिडेशन वाला जो डेटा है, अच्छा ये भी इम्पॉर्टेंट है, ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा, ये मेरा ख्याल हम अभी एड्रेस कर दें अगर हम बात करें। देखिए, जब भी हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और हमारे पास 100% डाटा है तो हम वो सारे का सारा डाटा ट्रेनिंग में कभी यूज़ नहीं करते। एक रूल ऑफ थंब है कि आप उसमें से 70% डाटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसमें से 30% डाटा कभी मॉडल को नहीं दिखाते। ट्रेनिंग के दौरान आप वो 30% डाटा कभी मॉडल को नहीं दिखाते, क्योंकि उस 30% डाटा से आपने मॉडल का इम्तिहान लेना होता है कि तुमने 70% डाटा से कैसा सीखा, ठीक है। तो जिस डेटा से मॉडल सीख रहा है उस डेटा को हम कहते हैं ट्रेनिंग डाटा, नॉट सरप्राइजिंगली, और जिस डेटा से हम मॉडल का इम्तिहान ले रहे हैं उसको हम टेस्ट डेटा या वैलिडेशन डेटा कहते हैं, ठीक है।
तो यूजुअली रूल ऑफ थंब है कि 70% अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आप 70% डाटा जो है वो ट्रेनिंग डाटा के तौर पे यूज़ करेंगे और 30% डाटा जो है वो आप वैलिडेशन या टेस्ट डाटा पे यूज़ करेंगे। और अगर वो 30% डाटा पे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ट्रेनिंग डाटा पे आपकी एक्यूरेसी 99-100% है देन यू नीड टू वरी कि आपने उसको ओवर ट्रेन कर लिया है और मॉडल ने ट्रेनिंग डाटा को रट्टा लगा लिया है, हार्ड कोड कर लिया है। जी हैदर, आपका क्वेश्चन। ये कि एक्चुअली जो एक्यूरेट फिगर या गुड फिगर क्या होती है, परसेंटेज इज गुड, क्योंकि और हमारा वो ट्रेन होने के बाद क्या ये गोल है कि इसको मजीद परफेक्शन की तरफ लेके जाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है ना, वैलिडेशन एक्यूरेसी भी उसके करीब करीब हो। यानी अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 93% है और मेरी वैलिडेशन एक्यूरेसी भी 93% है देन आई हैव डन गुड जॉब। लेकिन अगर मेरी ट्रेनिंग एक्यूरेसी है 99% और मैं टेस्ट डाटा देता हूं एक्यूरेसी आती है 46%, तो मॉडल ने सब कुछ रट्टा लगाया था, जहां उसे अनसीन डाटा नजर आया उधर वो फेल हो गया। अगेन मैं आपको इसको रियल वर्ल्ड में ले आते हैं थोड़ा सा, और एक और क्वेश्चन भी आया, मैं उसका जवाब भी साथ देता जाऊं। तो देखो कि आप कहीं जाएं ना, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, बैंक में जाएं, वहाँ पे एक बंदा बैठ के बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर उसके हाथ ऐसे चल रहे होते हैं ना, वो ऐसी डाटा एंट्री कर रहा होता है, 2 4 5 6 विंडोज़ में से शिफ्ट कर रहा होता है कि आपको लगता है यार ही इज़ अ मास्टर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और उसका सॉफ्टवेयर बदल दें, उसे कहें ए यूज़ करो, ठीक है। अब उसके हाथ भी कांपेंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि वो अगेन एंड अगेन एक स्टेप को फॉलो कर रहे हैं। उसको एक ही चीज़ बताई गई है, उसको एक ही सिस्टम सिखाया गया, उसको एक ही स्टेप फ्लो दिया गया, उसको यूज़ कर रहा है, तो एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है और वो मास्टर लगता है। मतलब कि 100% रिजल्ट आ रहा है, उसने हर काम ठीक करना है और हमने हल्का सा सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। तो एआई का मतलब ही है, जनरेटिव मॉडल का बेनिफिट ही है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन का वो हैंडल कर सकता है। वरना प्रोग्रामिंग की फील्ड में आपने अगर यही करना है तो इफ एल्स लगा लें। याद है अब हम भी जब प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो 40-50 इफ एल्स लगा लेते थे। खैर है 40-50 इफ एल्स तो हम सवाब का काम समझ के लगा लेते थे। अब बदने लगाते हैं या नहीं लगाते लेकिन वो इसलिए। दूसरा एक सवाल आया कि हम ये पढ़ने के बाद 3-4 महीने, एक तो लोगों को बार बार आ रहा है लेकिन मैं इसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आंसर करूँगा कि हम 4 महीने का कोर्स लेने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे, क्या कमा रहे होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपने अपना जवाब खुद देना है। हर बंदा एक डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, कुछ लोगों को प्रोग्रामिंग का पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि आप आज से बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। हो सकता है आप उस कामयाबी के रास्ते पे बहुत आगे निकल जाएं, हो सकता है मिड में हो, लेकिन ये तय है कि आप उस रास्ते पे चल पड़ोगे, ठीक है। अब हर बंदा अपनी मेहनत, अपने फोकस और अपनी आज तक जो उसने एकेडमिक करियर में किया है उसकी बेस पे भागेगा। अब मैं इसको लेके आता हूँ करंट कॉन्टेक्स्ट में। इमेजिन करें कि एक एफएससी का बच्चा ये सारे लेक्चर देख रहा है, 4 महीने बाद वो कहीं गूगल या माइक्रोसॉफ्ट में ना एआई एक्सपर्ट लगा हुआ है। इसे कहेंगे ओवरफिटिंग ठीक है, इसे कहेंगे ओवरफिटिंग। समझ रहे हैं कि उसका अब्बा गूगल में होगा क्योंकि हो नहीं सकता पॉसिबली। सेट योर एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। हर बंदे के लिए ये जवाब मुख्तलिफ होगा, ये अपने आप से करेंगे व्हाट यू कैन डू। हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग डिलीवर करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा इरफान, इधर मैं चाहूँगा कि वो आप अपना विजन भी बताएं कि हम एआई को पॉपुलराइज करना चाहते हैं ताकि वो लोग जो हैं वो एक लफ्ज़ सुने, उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दैट्स ग्रेट, गुड क्वेश्चन। ये बार बार बताना इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ ये जो लोग बैठे हुए हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने कामयाबी के रास्ते पे चलना है तो पहला जो होता है ना वो होता है आपका शौक़, सीखने का शौक़, किसी काम को करने का शौक़। हमारे यहाँ एआई का पता भी नहीं है, मेजॉरिटी को पता लगेगा, बेनिफिट समझ में आएंगे, पावर समझ में आएगी, आपको उसमें पैसे नज़र आएंगे, आपको उसमें फेम नज़र आएगा, कामयाबी नज़र आएगी, तो क्या होगा, शौक़ पैदा होगा। और जिस दिन आपके अंदर शौक़ पैदा हो गया, आपको हमारे जैसों की ज़रूरत नहीं रहनी। ये सेल्फ लर्निंग का दौर है, इतने पावरफुल टूल हैं।
हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग जब यहाँ से सीखेंगे, गांव में जाएंगे, वहाँ जहाँ एआई के बच्चों को एआई का पता ही नहीं है, वहाँ आप उनको एआई के बारे में बेसिक्स बताएंगे, उनके अंदर शौक पैदा होगा, और हु नोज़ के कितने साइंटिस्ट निकलते हैं, डेटा साइंटिस्ट वहाँ से निकलेंगे। हमारा काम है वो एक चिंगारी थोड़ा सा डालना, आग खुद ब खुद लगेगी। हर मुल्क में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस मुल्क में क्रिकेट या फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स कराए जाते हैं, वो इसलिए कराए जाते हैं कि वहाँ की आवाम के अंदर उस खेल के बारे में उसका शौक पैदा हो। ठीक है, वर्ल्ड कप इज़ नॉट ऑल अबाउट बिजनेस। वहाँ के हर तरफ बैनर लगे होते हैं क्रिकेट के, हर तरफ छोटे छोटे इवेंट हो रहे होते हैं। आप नोटिस करें, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप आता है तो गलियों में क्रिकेट बढ़ जाती है, स्कूलों में क्रिकेट बढ़ जाती है, क्रिकेट की स्पोर्ट्स पे रश बढ़ जाता है, क्रिकेट के प्रोडक्ट जल्दी बिक रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इवेंट एक अवेयरनेस लाता है, वो एक शौक पैदा करता है। हम एआई में वही करा रहे हैं, सिंपल। उसके बाद कौन कहाँ जाएगा, ये उसकी मेहनत है। बिल्कुल ऐसे। गुड, थैंक यू। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि एक एआई का मॉडल जब आप उससे प्रेडिक्शन करवाते हैं तो वो उस डेटा से लर्न नहीं करता। ये चीज़ हमें क्लियर है ना, कि एक ट्रेनिंग मोड है मॉडल का और एक इन्फ्रेंस या प्रेडिक्शन मोड है। आप ट्रेनिंग मोड में डेटा से मॉडल को ट्रेन करते हैं, लेकिन आप इन्फ्रेंस में अननोन डेटा की प्रेडिक्शन। सॉरी, मैं आपको एक दो फिर काटूंगा। मुझे गूगल से मैसेज आया, मेरा दोस्त है शायद गूगल में, मैंने अभी कहा ना कि गूगल में लग जाओ तो गूगल में हो सकता है उसका कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो मुझे कहता है गूगल में अब्बा जी की एग्जांपल भी नहीं चलती भाई। गूगल में रेफरल रूल्स बहुत सख्त है। ठीक है यार, मैंने आपका मैसेज पढ़ के सुना दिया कि गूगल में सिफारिश नहीं चलती। प्लीज़। गुड, ओके, सो दैट वाज द ओवरव्यू जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। तो अगर कोई चीज़ उस ओवरव्यू में आप पूछना चाह रहे हैं उससे रेलेवेंट, तो आप क्वेश्चन पूछ लें। उसके बाद फिर हम अनसुपरवाइज लर्निंग जो है उसकी तरफ जाते हैं। क्लासिकल को मैं इसलिए बेटा डिस्कस नहीं कर रहा कि नो बडी यूजेज इट, सो इट वाज जस्ट कि आपको पता होना चाहिए था कि यार उसमें क्या मसले थे कि हम मशीन लर्निंग की तरफ आए। तो वो उसमें मसले ये थे कि ह्यूमन एक्सपर्ट चाहिए था, रूल्स खुद हाथ से बैठ के निकालने थे, और इतने ज़्यादा रूल निकालना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए वो चीज़ जो है ना वो हमने फिर छोड़ दी, क्योंकि वो स्केलेबल नहीं थी। ये लफ्ज़ मैंने बोला था कल भी कि स्केलेबल का मतलब है कि जो काम 5 के लिए ठीक है वो 5 लाख के लिए भी ठीक है। तो अगर आप 5 रूल निकाल सकते हैं तो 5 लाख रूल भी निकाल सकते हैं, तो ये स्केलेबल है। लेकिन क्लासिकल एआई में आप 5 रूल और से 5 लाख रूल में बहुत लंबा सफ़र, एफर्ट और ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा। ओके, सो अनसुपरवाइज लर्निंग, एक प्रोवर्ब सुनाता हूँ, उससे आपको अनसुपरवाइज लर्निंग समझ में आ जाएगी। वैसे तो एक शेर भी है, लेकिन वो फ़ारसी का शेर है तो वो शायद मुश्किल से समझ आए। पहले मैं प्रोवर्ब से कोशिश करता हूँ, फिर मैं शेर सुना दूँगा, उसके बाद फिर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात कर लें। A person is known by the company he keeps. ठीक है? A person is known by company he keeps. ठीक है? तो ये प्रभाव आपने ज़हन में रखनी है। अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सुपरविजन नहीं है भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारे ज़हन में ये आता है कि यार सुपरवाइज लर्निंग इतनी अच्छी है, वैल्यू भी जनरेट करती है, आप अनसुपरवाइज लर्निंग क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, इसका सिंपल जवाब ये है कि सुपरवाइज लर्निंग में मैंने बताया था कि आपको इनपुट आउटपुट पेयर्स चाहिए। इमेजिन करें आपको एक इमेज का फोल्डर मिला, उस इमेज के फोल्डर के अंदर 50,000 इमेजेस हैं। कौन उन्हें एनोटेट करेगा? ठीक है ना? कौन उन्हें लेबल लगाएगा? याद रखें, लेबलिंग ह्यूमंस ने करनी है, और लेबल डाटा को लेबल करना एक मुश्किल काम है। इनफैक्ट इसके और तरीके होंगे, लेकिन लेबल और ज़्यादातर डाटा जो हमारे पास है वो अनलेबल्ड डाटा। इसका मतलब है कि अगर हम सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग पे कंसंट्रेट करेंगे तो हम बहुत सारा डाटा जिसको हम एनोटेट नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, एनोटेट का मतलब आपको क्लियर है? ये लफ्ज़ मैंने 2-3 बार बोला है। एनोटेट का मतलब है कि मेरे पास
3 तस्वीरें थी, एक में कैट थी, एक में मंकी था, एक में डियर था, तो मैंने उन तस्वीरों के साथ आउटपुट लिख दी कि यार ये कैट पिक्चर है, ये मंकी पिक्चर है, ये डियर पिक्चर है। दिस प्रोसेस ऑफ लेबलिंग इज कॉल्ड एनोटेशन। लेबलिंग भी कह सकते हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल पिक्चर्स हैं या इंडिविजुअल, अच्छा मैं पिक्चर कहता हूँ, मैं इन सब को मैं डेटा पॉइंट्स भी कह सकता हूँ, मैं इन्हें सैम्पल्स भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये इंटरचेंजेबली कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लूँगा। पिक्चर्स एक डाटा पॉइंट है जिससे मॉडल ने लर्न करना है, या डाटा सैंपल है जिससे मॉडल ने लर्न करना है, ठीक है। तो हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा है जो अनलेबल्ड है, हम उसे मिस नहीं करना चाहते, लेकिन वो अनलेबल्ड है तो उससे लर्न कैसे करें, क्यों, आउटपुट तो हमें पता ही नहीं। तो इस जगह पे हमारी हेल्प करने के लिए हमने जो एक डिफरेंट लर्निंग डेवलप की है उसे हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का बेसिक आइडिया ये है कि बहुत सारा डेटा ले, सिमिलर चीजों को ग्रुप कर ले, दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने आपको प्रोवर्ब सुनाई थी, अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसका मतलब है कि जब आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अप्लाई करेंगे तो आप इनफैक्ट, अब मैं वही इमेज की एग्जांपल जो है वो उसी को लेके चलता हूँ। इमेजिन करें कि हमारे पास 1000 इमेजेस हैं और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि उसमें 4 तरह के इमेजेस हैं। उसमें कैट इमेज है, उसमें डॉग इमेज है, उसमें मंकी इमेज है और उसमें डियर इमेज है। लेकिन हमें तो नहीं पता कि कौन सा इमेज किस तरह का है, ठीक है। तो हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को ये इमेज देंगे और उसे कहेंगे कि यार तुम ये सारे इमेज देख के हमें बताओ कि इस पूरे फोल्डर में कितनी टाइप का डाटा। अब डेफिनेटली जितने कैट इमेजेस हैं उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो होगी ना, एक दूसरे के करीब करीब का ग्रुप तो बनाएंगे ना। तो आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम 4 डिफरेंट ग्रुप्स दे देगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि ग्रुप 1 कैट इमेजेस हैं, ग्रुप 1 डॉग इमेजेस हैं, ग्रुप 3 मंकी इमेजेस हैं, ग्रुप 4 डियर इमेजेस हैं। नो, उसे लेबल्स नहीं पता, लेकिन उसने वो पूरा फोल्डर रीड करके आपको ये ज़रूर बता देना कि यार इसमें 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में सिमिलैरिटी है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, दिस इज अ वेरी वेल नोन एल्गोरिदम ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इसका नाम है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग, तो जो ग्रुप में आपको एग्जांपल दे रहा था ग्रुप्स की, वो क्लस्टर्स थे। और क्लस्टर के मेंबर कौन होते हैं? जो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ये इमेज की एग्जांपल थी। अब इमेजिन करें आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स PDF फाइल्स का डेटा है जिसमें 10,000 डॉक्यूमेंट्स। तो अब आप क्लस्टरिंग एल्गोरिदम से कह सकते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को मुझे क्लस्टर कर दो बेस्ड ऑन टॉपिक्स। तो वो काफ़ी सारे क्लस्टर्स आपको दे देगा, उसमें से हर क्लस्टर एक डिफरेंट टॉपिक का डॉक्यूमेंट होगा। कोई मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एंटरटेनमेंट का हो सकता है, कोई लीगल का हो सकता है, कोई सोशल का हो सकता है। लेबल नहीं पता हमें, क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट नहीं पता थी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इसको छोटे लेवल पे ले आते हैं थोड़ा सा ना, अनसुपरवाइज्ड को सवालों को देखते हुए। देखें, डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों को समझना एक बात है। आपको मैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से एक एग्जांपल लेकर देता हूँ। आपसे कहा जाता है कि आप सब्जियों को और फ्रूट को अलग करें। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, वो कहते हैं फल है या ये सब्ज़ी है कोई। आपने उसको क्लासिफिकेशन में डाल दिया सब्ज़ी। अब वो जिस तरह की भी आप डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक टोकरा दिया जाता है टमाटरों का और कहा जाता है ख़राब वाले और सही वाले अलग करो,
अब कुछ बिल्कुल सही होंगे, कुछ थोड़े ख़राब होंगे, कुछ थोड़े ख़राब होंगे, कुछ थोड़े ख़राब होंगे। आप हो सकता है कि बिल्कुल ख़राब को तो आप ख़राब शायद कह लें, लेकिन बीच में कई सारी कैटेगरीज आती हैं जिनको आप अलग अलग क्लासिफिकेशन उसके अंदर नहीं कर पाओगे, तो आप ग्रुप बना दोगे, थोड़ा थोड़ा ना कर देंगे। बिल्कुल साफ़ हैं, ये थोड़े साफ़ हैं, ये बिल्कुल वो हैं, वो भी आपको इन के दैट केस पता नहीं होगा क्या होगा, लेकिन आप थोड़ा बता देंगे ये सही के करीब करीब है। तो क्लस्टरिंग के लिए इतना समझना फ़िलहाल काफ़ी है, क्योंकि हम इसको ओवर कंफ्यूजिंग भी नहीं करना चाहते। अब सवाल ये पैदा होता है कि दो कॉन्सेप्ट को समझने की क्यों ज़रूरत है। ये मैं बार बार कहूँगा, मैं अब हर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको ये बताऊँगा कि क्यों ज़रूरत है। क्योंकि कल शहरियार ने मुझसे ये सवाल किया, आज हमारी ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, एक तो लोगों को ये पता है कि AI हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सुपरवाइज लर्निंग में या अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़े हमने, जो भी चीज़ें पढ़ी क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, ये आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे जब आपके सामने रियल लाइफ प्रॉब्लम आएंगे, जब आप क्लाइंट्स आपके सामने आएंगे। आपका क्लाइंट आपको अपना मसला बता रहा होगा, उसको नहीं पता होगा कि ये मसला मैंने किस तरह से हल करना है। क्या ही खूबसूरत बात होगी, और आप वो प्रोजेक्ट, शायद 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आप सुबह जीत जाएं, जब आप उस क्लाइंट को ये बताएंगे कि भाई ये वाली टेक्निक लगा के तुम ये मसला अपना हल कर सकते हो, तो आप पढ़े लिखे लगोगे, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा होता है, वो आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और बताता है कि आपको ये मसला इस वजह से हुआ और ये दवाई आपको इस वजह से ठीक करेगी। तो और वो इन 2 बातों की बेस पे डॉक्टर है। तो जब आप रियल लाइफ में दुनिया में चैलेंजेस का सामना कर रहे होंगे, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, आइडियाज़ जनरेट कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा यार ये यहाँ पे ना हम क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे। अगर हम क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम लगाते ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये एक प्रोडक्ट बना देते हैं हम, यूँ कर देते हैं। अगर कभी किसी ने ये सोचा होगा ना कि आपको ईमेल आए तो सारे ईमेल कभी स्पैम में आते होंगे, ठीक है, सारे ईमेल यूज़र को काम के ईमेल मिलते नहीं होंगे, तो ये एक मसला होगा कभी। फिर किसी ने सोचा होगा इस मसले को हल कैसे करें, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगी होंगी पीछे। जब ये AI नहीं था तो किसी ने कहा होगा कि चलो यार अगर इसके अंदर लिंक है तो इसको स्पैम में भेज दो, अगर टेक्स्ट ऊपर नीचे तो स्पैम में भेज दो, लैंग्वेज हो रहा है तो स्पैम में भेज दो, बहुत सारे इंडिकेटर्स होंगे। अब AI वो काम कर रही है। किसी को पता था कि यार क्लासिफिकेशन AI ने दे दी है, मैं क्लासिफिकेशन अप्लाई करके उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके माइंड में आइडिया आया। ये जिसने भी किया होगा आज वो मिलियनियर होगा। ये आपका दिमाग की खिड़की खोलेगा और आपको रियल लाइफ में आइडियाज़ आएंगे। यू मे नॉट बी एबल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट जो सर इतना जोर लगा के डॉक्टर समझा रहे हैं राइट नाउ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिल्ड अ स्टोरी इन योर माइंड। ये किसी ने नहीं सोचना कि यार ये मैं क्या करूँगा, ये मेरे लिए क्यों है, ये आपके लिए है। एंड सडनली जब हम आगे जाएंगे एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू गाइस। हाँ, ये मैंने पढ़ा था, जैसे आज बार बार लेबल डाटा की बात कर रहे हैं, मेकिंग सेंस कल कर रहे थे। तो इस तरह से, क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी सर जो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, ह्यूमन नेचर है। दुरानी साहब मुझे कहते थे, दुरानी साहब के नाम पे हम सिस्टम कर रहे थे, तो मुझे ना मैथ में मैं बड़ा नालायक था, मैंने टॉप किया था मैथ में, लेकिन था बड़ा नालायक। तो मुझे ना नहीं आते थे सवाल, मैं जब भी आता था तो मैंने काम नहीं किया हुआ था। वो कहता क्यों नहीं किया, मैंने कहा सर बड़ी कोशिश की, हुआ ही नहीं मुझसे। तो कहते थे एक काम किया कर, नोट्स थे। मैंने कहा हाँ नोट्स तो आपके थे मेरे पास, तो उसको पढ़ लेते। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा होगा, पढ़ के लिख के आता। कहते एक बात समझ लो, जब आप प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हो पर्टिकुलर इन मैथ, और आपको फिर सॉल्यूशन को देख लेते हो, आपका ब्रेन का एक हिस्सा उस पर काम करना शुरू कर देता है कि ये 2 चीज़ें आपस में कैसे मिली, और किसी दिन आपको अचानक से थॉट आता है ओह ऐसे मिली, और आपको पता भी नहीं होता कि आपका माइंड उसको प्रोसेस कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता। अब अक्सर जाते हो एक वियर्ड सी चीज़ देखते हो और कई दिनों बाद आपके जहन में अच्छा ये मैंने कहीं और देखी थी, अच्छा ये वो वाली है, इसको ये कहते हैं। तो सडनली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू लाइक दिस इंशाल्लाह। तो आपने इसको रखते हैं, और घबराना नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे परेशानी नहीं हो रही। स्टे सॉलिड, ये लाइव लोगों के लिए भी है, जमे रहो, ये समझ आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं इरफान। ये एक्सपेक्टेड है कि आपको ये सारी चीज़ें फ़ौरन समझ में ना आए, लेकिन एटलीस्ट जब आप इस वोकेबलरी से फेमिलियर हो जाएंगे तो ये आपको एलियन नहीं लगेगा। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट सुना सुना लगेगा तो आप उतना थ्रेटन्ड फील नहीं करते, यार ये पता नहीं क्या चीज़, ये पता नहीं क्या बला आ गई, ठीक है।
सो हर चीज़ समझ में नहीं आएगी, दैट इज़ अ गारंटी। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन हर चीज समझ में आएगी, दैट इज अ गारंटी एज वेल। कीप ऑन आस्किंग। जिधर आपको लगे मैं थोड़ा सा मुश्किल चला गया हूँ, आप कहें सर इसको थोड़ा सा और आसान कर दें। एक बटन मेरे पाँव के नीचे भी है वैसे, तो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। मैं वो अब जब नहीं दबता ना तो फिर मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और मैंने एक तरीका बताया था इसका, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग थोड़ा सा इंट्यूशन, वो पिक्चर बन गई है ना ज़हन में, क्या होता होगा, लेबल नहीं है। आई थिंक इस पिक्चर को आपका थोड़ा सा रेफरेंस देना शुरू करें, ये वाली, हाँ, ताकि इनको अंदाज़ा सही। बेहतरीन, ये बहुत ज़बरदस्त पिक्चर है। ये देखें, बिखरी हुई चीज़ें हमारे पास पड़ी थी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम को दिया तो उसे पता नहीं है ये क्या चीज़। उसने कहा यार ये मिलते जुलते ना 3 क्लस्टर्स हैं जिसमें चीज़ें सिमिलर हैं, वो सारी मिलती जुलती हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो पैटर्न फाइंड कर सकती है। अच्छा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में 2 और भी चीज़ें हैं। पहले हम ज़रा आसान वाली की बात करते हैं, दूसरी मैं सिर्फ नाम बता दूंगा आप, ताकि आपने नाम सुना हो, और ब्रीफ सा डिस्क्राइब कर दूंगा, बट डू नॉट वरी अगर वो समझ में नहीं आता। तो जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम देखते हैं उसे कहते हैं अनोमली डिटेक्शन, ठीक है। अनोमली डिटेक्शन भी एक अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। अनोमली क्या होती है? एनीथिंग वियर्ड, वेरी गुड। अच्छा, अब अनोमली डिटेक्शन में आप क्या करते हैं, आप मॉडल को बताते हैं यार ये सारे काम जो हैं ये नॉर्मल, तो मॉडल जो है वो नॉर्मल पे ट्रेन हो जाता है। जब भी कोई डिफरेंट चीज़ उसके पास आएगी वो कहेगा यार ये नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है ना, और वो उसे डिटेक्ट कर लेगा। तो आपने सिर्फ 1 लेबल दिया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अच्छा, अनोमली अब 100 टाइप की हो सकती है, लेकिन वो क्या कहेगा, वो कहेगा अनोमली है, किस टाइप की है ये मॉडल को नहीं पता, ठीक है। तो अनोमली डिटेक्शन जो है दैट इज़ एन अदर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक। तो हमने 2 टेक्निक्स पढ़ी, एक क्लस्टरिंग थी जिसमें हम सिमिलर चीज़ों को ग्रुप करते हैं, और दूसरी हमने अनोमली डिटेक्शन देखी जो नॉर्मल को एबनॉर्मल से सेपरेट करती है। अनोमली डिटेक्शन की कोई एप्लीकेशन फ़ौरन बैठे बैठे जो आपके जहन में आए, और जो हमारे लोग देख रहे हैं वो भी कमेंट्स में मुझे बताएं कि अनोमली डिटेक्शन की कोई एप्लीकेशन जो उनके जहन में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर जो है वो बाइक्स बना रहा है। अब जब वो बाइक्स के इंजन बना रहा है, हम और सिंपल कर लेते हैं, बाइक्स के इंजन बना रहा है, उसे पता है कि हर इंजन जब आता है उसको टेस्ट करता है, उसे पता है कि नॉर्मल इंजन के ये पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन उसी असेंबली लाइन में से कभी कभी कोई इंजन आ जाएगा जिसके नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं होंगे। इसका मतलब है कि ये इंजन अनोमलस है और ये आगे जाके परेशान करेगा, ठीक है, या इससे बनी हुई जो भी प्रोडक्ट है वो ख़राब होगी। तो ये बड़ी सिंपलेस्ट जो मेरे जहन में आई थी फ़ौरन एक एप्लीकेशन है अनोमली डिटेक्शन की। इसके अलावा भी और बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकते हैं। उसने कहा था कि हेल्दी और नॉन हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को सेपरेट करना। हेल्दी जो है वो नॉर्मल है, एनीथिंग विच इज़ नॉट हेल्दी इज़ एन अनोमली। जी हैदर, सर ये जो पहले एक ज़माने में फेसबुक पे आया था सबके इस पर्सन में इसके मिलियन, इसके ऊपर टैग का बॉक्स आ जाता था कि आपका ये फलाना मतलब वांट टू टैग दिस पर्सन, और वो एक ग्रुप कर लेता था कि दिस पर्सन यू माइट नो दिस पर्सन समथिंग लाइक दैट। तो वो क्लस्टर का पार्ट होगा या वो सुपरवाइज लर्निंग होगी, क्योंकि फेसबुक के पास डाटा तो है ऑलरेडी पिक्चर्स की फॉर्म में, डॉक्टर शराज है पिक्चर में, तो फेसबुक में सजेस्ट करेगा कि वांट टू टैग डॉक्टर शराज, लेकिन वो तो ऑलरेडी उसके पास एक डाटा तो है क्लासिफिकेशन ऐसे ही। तो वो अनसुपरवाइज्ड है या सुपरवाइज्ड? एक्चुअली वो दोनों में से एक नहीं है। उसके लिए ना एक हमारे पास टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं ग्राफ मॉडल। तो वो देखते हैं कि ये बंदा किन किन लोगों से कनेक्ट है, तो उसका कनेक्शन आगे किससे कनेक्ट है, तो
तो एक मेरा दोस्त है और एक मेरे दोस्त का दोस्त है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि मेरे दोस्त का दोस्त भी मेरा दोस्त होगा। जी पिक्चर्स के अंदर जो हमारा हाँ। टैग की आप उस जैसे दे रहे हो कि डॉक्टर शराज को टैग करना है तब के कोई लिखा नहीं होता। हाँ, ये है, वो एनोटेट भी हो सकता है, वो क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, लेकिन जो पिछला केस जो मुझे समझ में आया था वो ये था कि इन दैट केस हम वो, और ये जो ग्राफ मॉडल्स हैं ये यूज़ होते हैं इसका। हाँ, जो क्लस्टरिंग का आपने बताया था, इसमें क्लासिफिकेशन जो करता है आपका मॉडल, इसमें उसकी लर्निंग क्या होती है? लाइक उसने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया कि ये कैट Okay. है, डॉग है, वेरी गुड, ये उसमें उसकी लर्निंग दैट्स एन एक्सेप्शनली गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक मॉडल जो है, हम क्लासिफिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लासिफिकेशन का मॉडल लर्न क्या कर रहा है, राइट? हर मशीन लर्निंग का मॉडल जो है वो एक फंक्शन लर्न करता है, एक फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन लर्न करता है। अब ये फंक्शन सुन के खौफजदा नहीं होना। स्केयर का फंक्शन क्या होता है? आप एक इंटीजर देते हैं, वो फंक्शन उसे 4 पे मैप कर देता है। आप उसे 3 देंगे, वो उसे किस पे मैप करेगा? 9 पे मैप करेगा। तो स्क्वायर एक फंक्शन है जो एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे मैप कर रहा है। मॉडल एक फंक्शन है जो इनपुट को आउटपुट पे मैप कर रहा है। इस सवाल के एक और भी ऐड कर दें कि डिटेक्टिंग डुप्लीकेट इमेजेस इन फोन गैलरीज आल्सो क्लस्टरिंग। जी बिल्कुल, ये देखें, ये याद रखें कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कभी ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रॉब्लम मैं सुपरवाइज लर्निंग से सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं उसे अनसुपरवाइज से नहीं कर सकता, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अच्छी टेक्निक क्या है? अच्छी टेक्निक जो है वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। डेफिनेटली इस केस में मिलते जुलते जितने भी इमेजेस हैं वो सारे ग्रुप हो जाएंगे, जिनका सिमिलैरिटी स्कोर ज़्यादा होगा वो डुप्लीकेट है। तो शहरियार का क्वेश्चन जो है उसका आंसर, शहरियार का क्वेश्चन यहाँ रिपीट कर मैंने किया था, मैंने एक दफ़ा कर दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक मॉडल एक्चुअली क्या लर्न करता है। हर मशीन लर्निंग का मॉडल, अब मैंने एक्सपेंड करके मैंने कहा हर मशीन लर्निंग का मॉडल एक फंक्शन लर्न करता है। वो फंक्शन क्या करता है? इनपुट को आउटपुट पे मैप करता है। अगर आप अच्छा फंक्शन लर्न कर लें तो समझे आपने अच्छा मॉडल बना लिया। अगर वो फंक्शन अच्छी तरह आउटपुट पे मैप नहीं कर पाता तो वो अच्छा मॉडल नहीं। क्वेश्चन ये है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम एक मॉडल को ज़्यादा ट्रेन कर लें तो वो बुरा है। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमने एक मॉडल को कितना ट्रेन करना? इसके लिए ना हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को ना मेजर करने के कुछ तरीके हैं। इनमें से जो सबसे मशहूर तरीका है वो है एक्यूरेसी मेजर करना, ठीक है? कि गिवन मॉडल जो है, अगर मैं उससे 100 डेटा पॉइंट्स दूं और उनकी आउटपुट लूं तो उसमें से उसने कितने ठीक प्रेडिक्ट किया। अगर 100 में से 90 किए तो मैं कहूँगा 90%, ठीक है? तो हम देखते हैं कि मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी का मतलब है वो एक्यूरेसी जो ट्रेनिंग डाटा पे थी, और फिर हम देखेंगे कि मॉडल की एक्यूरेसी टेस्ट डाटा पे क्या है। अगर तो मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी के करीब करीब है तो ये मॉडल एक बहुत अच्छा मॉडल है। अगर मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, टेस्ट एक्यूरेसी बहुत कम है, तो ये ओवर फिटेड मॉडल है। और अगर मॉडल की ट्रेनिंग एक्यूरेसी ही 60% से ऊपर नहीं जा रही तो ये अंडर फिटेड मॉडल है। इसका मतलब है कि इस मॉडल को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत है। इसके लिए या तो डिफरेंट एल्गोरिदम यूज़ करें या हम न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे तो और न्यूरॉन है। सुपरवाइज लर्निंग की जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका नाम है, बड़ा माउथफुल सा नाम है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इतना खौफनाक लगता है। डायमेंशन क्या होती है? मतलब कि कितने ज़्यादा, अब ये रूम 3 डायमेंशन है, ये हमारी ऑडियंस जिस रूम में बैठी है वो सारे रूम 3 डायमेंशन है। अब मैंने 3 डायमेंशन रूम को अगर 2 डायमेंशन में प्रोजेक्ट करना है तो मुझे 3D से 2D में आना पड़ेगा। तो
अनसुपरवाइज लर्निंग की एक एप्लीकेशन क्या करती है कि ज़्यादा डायमेंशन से कम डायमेंशन में आ जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा वरना मामलात ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। सो अनसुपरवाइज लर्निंग की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने देखी, क्लस्टरिंग, सिमिलर चीज़ों को ग्रुप कर रहे हैं, अनॉमली डिटेक्शन, एबनॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल चीज़ों से अलग कर रहे हैं, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कि ज़्यादा डायमेंशन वाली इनपुट को कम डायमेंशन वाले इनपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं सुपरवाइज लर्निंग, तो अनसुपरवाइज लर्निंग की। तो इससे रिलेटेड कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर है तो पूछें, फिर हम अब अगला जो हमारा टॉपिक है उस पर जाते हैं। और वो अच्छा, अब मैंने आपको एक प्रोवर्ब सुनाई थी, वो प्रोवर्ब के किस टेक्निक के साथ रेलेवेंट है? प्रोवर्ब थी अ पर्सन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। वेरी गुड, क्लस्टरिंग, छा गए आप, ज़बरदस्त जी। सर जिसमें क्लस्टरिंग है उसमें आपने बोला कि सिमिलर जो है वो एक ग्रुप बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है। सर ये कौन आइडेंटिफाई करता है कि ये एक ही मतलब सिमिलर है? क्योंकि किसी भी तो हमने मॉडल को ट्रेन तो एल्गोरिथम को ट्रेन तो नहीं किया होगा। जी, ये एल्गोरिदम जो है वो डिसाइड करता है, और इसका जो सबसे मशहूर एल्गोरिदम है उसका नाम है के मीन्स एल्गोरिदम, ठीक है, क्लस्टरिंग का मशहूर ज़माना एल्गोरिदम। तो वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ एक दूसरे के सिमिलर क्लस्टर के अंदर आए, एल्गोरिदम डिज़ाइन कर। ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आप लोगों को आपके बचपन में ले जाएगी जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी। हम सबको बचपन में साइकिल चलानी नहीं आती थी, किसी दोस्त को साथ लेके गए, उसे कहा यार मैं साइकिल पे बैठता हूँ, तू मुझे धक्का लगा। उसने धक्का लगाया, हमने को पैडल चलाने की कोशिश की, हैंडल संभाला, थोड़ा सा चला, मज़ा आया, ठा करके गिर गया, चोट भी लगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो चोट के बाद मज़ा ज़्यादा आया था तो हमने कहा चलो यार दोबारा ट्राई करते हैं, या नहीं चलो अगले दिन जाके ट्राई करेंगे। अब आप कहेंगे इस एग्जाम्पल का रीइंफोर्समेंट लर्निंग से क्या ताल्लुक? अच्छा, इस एग्जाम्पल में आप नोट करें कि क्या एक ही दिन आपको आपके दोस्त ने साइकिल पे बिठा के धक्का दिया तो आपको साइकिल चलानी आ गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 घंटा 2 घंटे पहले दिन चलाई होगी, अगले दिन दोस्त खींच के लेके गया होगा, या 2-3 दिन आपने अपनी रगड़े जो है वो ठीक होने का इंतज़ार किया होगा कि ये रगड़े और चोटें जो हैं ये ज़रा ठीक हो जाए, फिर दोबारा चलाने चलते हैं। तो इस तरह आपने वो काम बार बार किया होगा, तो उसके बाद आपको साइकिल चलानी आ गई। और एक टाइम ऐसा आया कि आपके मसल्स खुद ब खुद वो सब काम कर रहे हैं जो साइकिल चलाने के लिए ज़रूरी है। सिमिलर द केस विद एनी व्हीकल जो आप ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आता है। तो ये जो प्रैक्टिस वाला एलिमेंट है ना, इसको हम मशीन लर्निंग की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अच्छा, अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग और साइकिल वाली एग्जांपल का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक चीज़ होती है एजेंट, जिसने काम सीखना होता है। अब जैसे हम साइकिल चलाने गए थे सीखने, तो हम एजेंट थे, ठीक है, हम एजेंट थे और हमने साइकिल चलाना सीखना था, ठीक है। अच्छा, स्टिल ऑन अनसुपरवाइज्ड? नहीं, हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके, सो एजेंट, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास एक एजेंट है, ये वो बंदा है जिसने साइकिल चलानी सीखनी थी, ठीक है। अच्छा, अब जब आप साइकिल पे बैठे, आपके दोस्त ने आपको धक्का दे दिया, तो आपके पास कुछ सेट ऑफ एक्शन है। आपने पैडल घुमाने हैं और स्टीयरिंग सीधा रखना। लेकिन जितनी देर तक आप पैडल चलाएंगे, स्टीयरिंग सीधा रखेंगे, उतना ज़्यादा दूर जाएंगे, साइकिल अच्छी चल जाएगी। इसे हम कहते हैं रिवॉर्ड। ये जो मज़ा आ रहा है ना, मज़ा, इसे हम कहते हैं ये रिवॉर्ड है, एजेंट का रिवॉर्ड है। और एजेंट की कोशिश होती है कि वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड अकोमुलेट करें। लेकिन जब आप एक बुरा एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी पैडल नहीं चलाया या स्टीयरिंग मुड़ गया, आप धम से नीचे गिरेंगे, चोट लगेगी। अब ये जो चोट है या ये जो तकलीफ है, ये पेनल्टी या नेगेटिव रिवॉर्ड, ठीक है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में
पर्पस है कि एक एजेंट ने एक काम करना सीखना है। कैसे सीखना है कि एजेंट के पास सेट ऑफ एक्शंस है। जैसे आपके पास पैडल चलाना और साइकिल का हैंडल सीधा रखना है, सेट ऑफ एक्शन थे। आपने वो सेट ऑफ एक्शन करके देखना है कि आपका रिवॉर्ड बढ़ा या आपको चोट लगी। तो आप एक बार गिरेंगे, अगली बार वो काम नहीं करेंगे, दूसरा एक्शन करेंगे, फिर गिरेंगे, आप कहेंगे यार हैंडल नहीं मोड़ना चलाते हुए वरना बहुत जोर से चोट लगती है। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट के अंदर एक नई तरीके से उसे एक्सप्लोर करता है विद सेट ऑफ एक्शंस, फिनिट सेट ऑफ एक्शंस। ठीक है, सो ये बेसिक सी बात है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में अभी आगे चलते हैं, फिर एक साथ लेंगे, इससे करते हैं क्योंकि हमने चैट जीपीटी तक पहुंचना है, तो ये कॉन्सेप्ट लेते हैं। ऑल गुड। सो मशीन लर्निंग की तीनों टाइप की लर्निंग्स हमें पता चल गई हैं। सुपरवाइज्ड भी पता चल गई है, अनसुपरवाइज्ड भी पता चल गई है, रीइंफोर्समेंट भी चल। डीप लर्निंग, ऐसी लर्निंग जो बहुत ज़्यादा डीप हो? नहीं, डेफिनेटली नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हमारे पास मशीन लर्निंग की एक सब डोमेन है। मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, लेकिन आपको पता है मशीन लर्निंग जो है उसमें 3 टाइप की लर्निंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं सुपरवाइज्ड में, उससे थोड़ा सा कम हम इंटरेस्टेड होते हैं अनसुपरवाइज्ड में। और जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग है उसकी बहुत ज़्यादा कमर्शियल एस्पेक्ट तो अभी इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि दैट इज़ हाउ वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग जो है हम उस रीइंफोर्समेंट लर्निंग से सीखते हैं। अच्छा, अब मशीन लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट आया कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो हमने देखा था कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से काम करता है। तो साइंटिस्ट ने सोचा यार एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं जो कोई भी काम करने में हेल्प आउट करते हैं। तो क्या हम बहुत सारे न्यूरॉन्स आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं? तो इसका जवाब था कि हमें तो आज तक खुद नहीं पता चला कि ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। तो हमने उसे एस्टिमेट किया, एक अंदाज़ा सा लगाया। तो इधर हमारे पास कोई एक पिक्चर होगी जिधर न्यूरॉन की कोई तस्वीर होगी। हाँ, इधर आपके पास 2 टाइप के न्यूरॉन्स हैं, एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन। बायोलॉजिकल न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, दोबारा देखो, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूरॉन जो है वो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको इस तस्वीर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के न्यूरॉन में इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है कि इन दोनों का नाम न्यूरॉन। आइडिया ये है कि जिस तरह ब्रेन के न्यूरॉन्स मिल के बहुत सारे काम करते हैं, तो हम आर्टिफिशियली कोई न्यूरॉन बनाएं जो मिल के बहुत सारे काम करें। अब आर्टिफिशियली न्यूरॉन बनाना लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर ढूंढना कितना तो मुश्किल काम है। मैं आपको 2 नंबर देता हूं, 0 और 10, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ये एक न्यूरॉन है। इनफैक्ट ये डीप लर्निंग का सबसे पॉपुलर न्यूरॉन, और इसका नाम है रीलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। कैसा खौफनाक नाम है, लेकिन अगर मैंने आपको ना बताया होता है कि ये मैक्स फंक्शन है तो आपने कहना था पता नहीं क्या साइंस है यार। इनफैक्ट ये जो रीलू है, इट्स जस्ट अ मैक्स फंक्शन, कोई 2 नंबर में से बड़ा नंबर रिटर्न कर देता है, इट्स अ न्यूरॉन। ठीक है, तो अब हमें आइडिया हो गया कि ये जो न्यूरॉन्स, आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स हैं, ये मैथ के फंक्शन हैं। जैसे एक मैक्स फंक्शन है, इसी तरह कोई और फंक्शन भी हो सकता है। तो हम अभी एग्जांपल के तौर पे मैक्स फंक्शन जो है वो बड़ा आसान है, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैक्स फंक्शन रिपीट कर देता हूँ। मैक्सिमम से लफ्ज़ निकला है मैक्स फंक्शन। मैक्सिमम का मतलब है कि आपसे ये कोई 2 नंबर लेगा और उसमें से जो बड़ा नंबर है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मैक्स फंक्शन या मैक्सिमम फंक्शन।
तो ये जो मैक्स फंक्शन है ये एक बहुत पॉपुलर आर्टिफिशियल न्यूरॉन है। ओके, हमें पता चल गया कि अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्या होता है। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होगा। बहुत सारे आर्टिफिशियल न्यूरॉन लें, उनको आपस में कंबाइन करें इस तरह कि वो कोलैबोरेटली इनपुट ले, उस इनपुट पे काम कर करके आउटपुट जनरेट कर दे, तो हमारे पास आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बने। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। न्यूरॉन क्या है? मैक्स फंक्शन, यानी कि मैं मैक्स फंक्शन को न्यूरॉन कह रहा हूँ। मैं 10 मैक्स फंक्शन जो है वो जोड़ सकता हूँ कि इनपुट सारे के सारे फंक्शंस को गए, उन्होंने कोई आउटपुट दे दी। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम का क्या मतलब होता है? 2 इंटीजर्स 0 और 10 दिए तो मैक्स फंक्शन क्या वापस करेगा? देखिए, इसको थोड़ा सा मैं दूसरी साइड पर ले जाने की, आपको एग्जांपल में फ़िट करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ऑफिस के एक इन्वायरमेंट की, दैट वॉन्ट फुली फिट इनटू द कॉन्सेप्ट बट दैट विल मेक सेंस टू यू। ठीक है, एक ऑफिस का इन्वायरमेंट हो या आप अपने मुल्क का स्ट्रक्चर ले लें, आपके पास छोटे छोटे आप फंक्शन अगर नोड्स होते हैं, डिसीजन पॉइंट्स होते हैं। मतलब क्या हो गया कि एक आपके पास HR डिपार्टमेंट का हेड है, एक डिपार्टमेंट है, उसका हेड है। एक आपके पास बिज़नेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड है, एक आपके पास अकाउंट्स का हेड है, टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हेड है। समझें इसको, थोड़ी देर के लिए आप इसको वो करें। मैं बता रहा हूँ फुली फिट नहीं होगी बट एक सेंस बनेगी। आपने एक इन्फॉर्मेशन, एक डिसीजन लिया HR से, उसने एक फ़ैसला कर दिया, उसने एक आपको आउटपुट दे दी। ठीक है, इमीडिएटली उसने आपको एक आउटपुट दे दी। एक आउटपुट सिमिलरली आपने किसी और से ले ली। ये सारी आउटपुट्स को हम जब ये सारे चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं, एक से दूसरे नोड की तरफ, दूसरे से तीसरे नोड की तरफ, एक नेटवर्क सा बनता है। एक जस्ट ड्राइंग अ पिक्चर इन योर माइंड, पर्टिकुलरली बिजनेस डेवलपमेंट में, क्योंकि टेक्निकली इट वॉन्ट फुली फिट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैक्स फंक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि एक आपके पास है जिसने आपको बता दिया ये ज़्यादा है, उसने एक डिसीजन किया कि ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा है। ठीक है, ये ज़्यादा है या नहीं है, उसने डिसीजन कर दिया एक। तो ये सारा एक नेटवर्क होता है। बेसिकली कैसे बनता है, क्योंकि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड फंक्शन। ठीक है सर, ये अच्छा सवाल गुजरा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन एंड फंक्शन। तो इस स्केच को थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और इसी कन्वर्सेशन के एंड में हम ये भी बताएंगे ये इस्तेमाल कहाँ होगा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डीप लर्निंग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा मूव करती है, जिससे इन्फॉर्मेशन बहुत रिफाइन होती है, मल्टीपल लेयर्स में जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे भी हम जाएंगे इसके बाद। न्यूरॉन और फंक्शन में क्या फ़र्क है? हर न्यूरॉन एक फंक्शन होता है, हर न्यूरॉन एक फंक्शन होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप हर फंक्शन को एज अ न्यूरॉन नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती है, लेकिन हमारे पास कुछ वेल नोन न्यूरॉन्स हैं। हमें नाम बताने की जरूरत है न्यूरॉन्स? हाँ, थोड़े से नाम बता दें, गूगल कर लेंगे एटलीस्ट ये लोग। हाँ, नाम मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत वेल नोन न्यूरॉन है। यानी कि जब मैं कह रहा हूँ ना वेल नोन न्यूरॉन्स है, तो वो एक एक्चुअली मैथ के फंक्शंस हैं। एक तो मैंने आपको नाम बताया रीलो, RELU, रीलू। ठीक है, रीलू वही जो मैक्स फंक्शन, ये एक न्यूरॉन है। दूसरा हमारे पास जो सबसे मशहूर एक और भी न्यूरॉन है, उसका नाम है सिग्मॉइड, SIGMOID, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन की ख़ास बात यह है कि आप इसे दुनिया का कोई भी नंबर दे दें, ये इसे 0 से 1 के दरमियान मैप कर दें। अगर आप उसे -इन्फिनिटी देंगे तो वो उसको 0 कर देगा, +इन्फिनिटी देंगे तो 1 कर देगा, 0 देंगे तो 0.5 कर देगा। फ़ायदा क्या है? दुनिया का कोई भी नंबर दें, आपको यकीन होगा जवाब 0 से 1 के दरमियान आ। तो ये उसकी ख़ास बात है। मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वो स्लाइड कॉम्प्लिकेटेड खुली हुई थी, मैंने चेंज कर दी, ड्राउनी सी स्लाइड खुली हुई थी। चलें हम आपको न्यूरल नेटवर्क को इस लेयर पे करते हैं। इनपुट आती हैं बहुत सारी कहीं से, मैं अगेन आपको बताऊंगा।
कि आपके ऑफिस में कोई एक ऐसी रिक्वेस्ट आई कि हमें ना इस ऑफिस का बजट बना दो, प्रॉफिट बता दो। जब आपको ये इनपुट रिक्वेस्ट आई कि हमें इस ऑफिस का प्रॉफिट बताओ, तो वो एक डिपार्टमेंट से तो नहीं बताया जा सकता, और ना ही रिक्वेस्ट करने वाले को पता होगा कि बीच में कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमारी आपस में एक कनेक्टिविटी, हमें अंदर जो भी किया, मैंने HR से पूछा, अकाउंट से पूछा, PM से पूछा, जिससे मैंने मर्ज़ी पूछा, आपस में इन्फॉर्मेशन ली, कुछ ऐड किया उसके अंदर, कुछ रिमूव किया, ठीक है। ठीक करने के बाद हमने उसको एक डॉक्यूमेंट करके वापस बंदे को पकड़ा दी। उसको नहीं पता बीच में क्या हुआ, ठीक है, बीच में, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में वो आ रही थी। हो सकता है एक न्यूरॉन, हर न्यूरॉन का अपना फंक्शन हो। हमने बताया हुआ कि HR को बताया हुआ तुम्हारे पास ये चीज़ आएगी, तुमने यूं करना और यूं आउटपुट दे देनी। HR को अपने काम का पता है, HR एक फंक्शन है। अकाउंट वाले को पता है हम तुमसे ये सवाल करेंगे, तुम सर्टन काम करोगे, कैलकुलेशन करोगे, हमें आउटपुट दे दोगे, ठीक है। हमने इन्फॉर्मेशन सबसे कलेक्ट की, ठीक है, और वो दे दी। अब हो सकता है कि जो बाहर से क्यूरी आती है वो और ज़्यादा मुश्किल हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेयर में से वो पास करना पड़े। जैसे एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद पहले टेक्निकल होता है, फिर असेसमेंट होती है, वहाँ 4 बंदे बैठे होते हैं, वो अपने ब्रेन से उसको सुन के इनपुट देते हैं, फिर वो एक और टीम के सामने बैठता है, फिर वो एक और टीम के सामने बैठता है। जितनी लेयर हम ऐड कर रहे होते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होती है, लेकिन कैंडिडेट रिफाइन होकर निकलता है एंड पे। मतलब एक्यूरेट हायरिंग हो जाती है हमारी एंड पे। एक रॉ सा बंदा आया, डिफरेंट लेयर्स में से गुजरा, हर लेयर के ऊपर डिफरेंट पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनमें से जब वो गुजर के उसको हमने ऑफर लेटर दिया, तो अब चांसेस कम हैं कि वो हायरिंग जो है वो ख़राब हायरिंग होगी, ठीक है। अगर हम इसको मशीन लर्निंग के हिसाब से मैं इसी एग्जांपल को देखूं, तो ये ऐसे होगी कि हमने कोई सॉफ्टवेयर ट्रेन किया हुआ या किसी HR को ट्रेन किया हुआ कि एक बंदा आएगा, उसमें ये क्वालिटीज़ देखनी है, जब जवाब ये आए तो उसको हायर कर लेना, जब जवाब इस रेंज में आए तो उसको फायर कर देना, ठीक हो गया। लेकिन वो कभी भी इस केस में एक सिर्फ HR अगर हायरिंग करेगा विदाउट टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, पर्सनैलिटी असेसमेंट, वो सही हायरिंग नहीं कर पाएगा। तो देयर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, इन रियल लाइफ, जहाँ पे जाके आपको ये वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली इन इमेज डिटेक्शन। ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, जब डाली की बात कर रहे हैं, स्टेबल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ होता है, डीप लर्निंग के बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इमेज के अंदर पिक्सेल्स होते हैं यार, कितने ज़्यादा पिक्सेल्स होते हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना और बताना कि ये घोड़ा है या गधा है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसको फिर सेग्रीगेट किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो रहा है न्यूरल नेटवर्क का, हर नोड का। ये जो इमेज में देख रहे हैं ना, समझे एक इनपुट गई है, आउटपुट गई है हिडन लेयर को। ये जो एक सर्कल सा नज़र आ रहा है, आप समझे ये एक पूरा डिपार्टमेंट है, इसका एक ख़ास काम है। इसको इन्फॉर्मेशन गई और उसने अपनी इन्फॉर्मेशन सीधी ही आउटपुट के अंदर मर्ज कर दी, क्योंकि ये एक ही लेयर है। उसने मिसाल के तौर पे एक कैंडिडेट इसके पास गया, हो सकता है कि इनपुट 1 हो सकता है इनपुट 2 हो सकता है इनपुट 3 हो, डिपेंड करता है। तो हम कंसीडर करते हैं ये 1 है, तो इससे इसके पास गया, इसने कैंडिडेट को कहा हाँ या ना करके उसने इसको यहाँ भेज दिया। इसने अपना फैसला किया, इसने अपना फैसला किया, इसने अपना फैसला किया, इसने अपना फैसला किया विद इन दैट रेंज ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब ये रिज़ल्ट एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा पता है क्यों है? क्योंकि हम किसी एक पे तो रिलाई नहीं कर रहे ना। अब इसके अंदर आपको कभी लगेगा कि कितनी न्यूरॉन की लेयर रखनी है, कितनी न्यूरॉन होगा, कितनी इन्फॉर्मेशन बैक एंड फोर्थ जाएगी, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, बैकवर्ड प्रोपेगेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आगे आ जाएंगे। बट बेसिक अब आपको इससे बेसिक नहीं समझा सकता कि समझ लें एक इन्फॉर्मेशन मल्टीपल लोगों से होती हुई आउटपुट होती है, क्योंकि उसके अंदर इनपुट जो है वो काफ़ी सारे लोगों की राय शामिल हो जाती है, तो वो होता है। आप अगर मज़ीद मुझे नीचे वाली एग्जांपल देने की बजाय, तो फिर ये होता है कि जब आप रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं तो पहले चाचे को मिलते हैं, फिर फूफा को मिलते हैं, फिर उसके घर वालों को मिलते हैं, फिर वो दोस्तों से टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होने के बाद आपको रिश्ता मिलता है। और जो बीच में जितने लोग टेस्ट करके अपनी आउटपुट दे रहे हैं ना, वो न्यूरॉन्स हैं। क्योंकि वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो आपको इस पिक्चर में ये सारी इनपुट्स जो है, अच्छा ये अब आगे हो गई सब हर एक के पास जा रही हैं। अब जैसे इरफान की एग्जांपल बहुत अच्छी है, फर्ज कर ले पहला HR है, वो इसकी पर्सनैलिटी देखेगा, हो सकता है टेक्निकल चीज़ों की इतनी वेटेज ना दे। ये टेक्निकल है, ये टेक्निकल को ज़्यादा वेटेज देगा, हो सकता है उसकी कम्युनिकेशन को वेटेज ना दे, एंड सो ऑन। तो ये तीनों की आउटपुट
अगली लेयर में हर फंक्शन को जाएगी और वो अपना डिसीजन करेगा, और उसके बाद हमारे पास बिल्कुल आखिर में एक न्यूरॉन है। इसे आप सीईओ समझें, इसने सारे डिपार्टमेंट से आउटपुट लेके डिसाइड करना है यस या नो, यस या नो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस में मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अच्छा, ये जो आपके सामने है ना, ये इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि अगर आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं तो आप दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम का फंक्शन बना सकते हैं। ये कितना बड़ा क्लेम। अब ये सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स डिपेंड करते हैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। चलो मैं थोड़ी एग्जांपल ऐड कर दूँ, जहन में आएगी। आपने कुछ एक चीज़ ईजाद करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक इंजन बनाना है, ठीक है। आपने एक इंजन बनाना है और उस इंजन को बनाने के लिए आपको डिफरेंट एक्सपर्टीज चाहिए। वो सारे एक्सपर्ट्स जो उस इंजन को बनाने के लिए आपको ज़रूरत है, आप एक छत के नीचे जमा कर देते हैं, ठीक है, और उसको एक कंपनी का नाम दे देते हैं कि कंपनी इंजन बनाती है। आपके पास ऑर्डर आया, उन सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर इंजन बनाया और आउटपुट के तौर पे एक इंजन मार्केट में चला गया, ठीक हो गया। अब ये है कि प्रॉब्लम आपके पास ये है कि आपने एक इंजन बनाना है, और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास उसकी सारी एक्सपर्टीज, सारे नोड, सारे न्यूरॉन्स पूरे हैं तो आप उसको एक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन क्या होता है यार? वो एक इनपुट लेता है और आपको एक आउटपुट देता है, ये है फंक्शन, ठीक है। तो उस तरह से हो सकता है अगर एग्जांपल पे इसका इसको इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे एक नाम देते हैं यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर। यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेटर के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये दुनिया के हर फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। याद है ना मैंने मशीन लर्निंग में क्या कहा था? मशीन लर्निंग का हर एल्गोरिदम क्या लर्न कर रहा है? एक फंक्शन लर्न। ये एग्जैक्टली वही बात। ओके, सो अच्छा, ये एक टाइप का आपने जो तस्वीर देखी थी वो एक टाइप का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था। हमारे पास ढेरों टाइप के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, हर एक का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था ये सबसे पहला न्यूरल नेटवर्क था जो कंप्यूटर साइंस वाले साइंटिस्ट ने बनाया था। इसे हम इसीलिए कहते हैं स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क एक टाइप का न्यूरल नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप के न्यूरल नेटवर्क्स हैं और हर न्यूरल नेटवर्क डिफरेंट काम करता है। न्यूरल नेटवर्क क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, हेंस द नेम न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर हम रिलेशनशिप्स, जो भी हमने आपसे सवाल किया तो उसको डिटेल से कवर करेंगे, और इसको कवर करने के लिए ये बताना ज़रूरी था कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। सो विद इन 2 to 3 मिनट इसको सर कवर कर देते हैं। ओके, अच्छा, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमें पता चल गया, लेकिन मैंने डीप लर्निंग को आपको नहीं बताया। तो डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग इज रीब्रांडिंग ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की स्टडी को डीप लर्निंग कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में क्या बुराई थी? असल में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ना 1965 में इजाद हुए थे, 1965, आज से 70 साल पहले। तो अब आप कहेंगे कि अगर ये 1965 में इजाद हुए थे तो ये तब्दीलियाँ तो 2022 में आ रही, तो इतना अरसा क्या हुआ? तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के साथ एक मसला है, इन्हें कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 1965 से लेके 2010 तक एक तो हमारे पास कंप्यूटेशन पावर बहुत ज़्यादा नहीं थी, और दूसरा हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा नहीं था। अब जब से स्मार्टफोन आए हैं हमारे पास पेटाबाइट्स ऑफ डाटा हर रोज़ जनरेट होता है, और न्यूरल नेटवर्क्स की ख़ास बात ये है इन्हें जितना डाटा दो उतना ये लर्न करते जाए।
कन्वेंशनल मशीन लर्निंग एक ख़ास अमाउंट ऑफ डाटा के बाद कहती थी मुझे तो जितना मर्जी डाटा दे, मैंने और नहीं सीखी। इनफैक्ट वो ज़्यादा डाटा कंज्यूम ही नहीं कर सकती, उसमें ये सलाहियत ही नहीं। लेकिन डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की स्टडी, न्यूरल नेटवर्क में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स रखेंगे उतना ज़्यादा डाटा देंगे, उतना अच्छा मॉडल बनेगा। आपने सुना होगा GPT-3 में कितने न्यूरॉन्स थे? 176 बिलियन। ठीक है, तो अब आपको आइडिया होगा कि ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इनमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग इज डूइंग मशीन लर्निंग बट विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, दैट्स इट। डीप लर्निंग इज डूइंग मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो तो ये सारी स्टडी को हम स्टोरी रिकॉल कर लेते हैं। हमने हायरिंग प्रोसेस पे वापस जाते हैं कि अगर हम हायरिंग कर रहे हैं सिर्फ अपने HR को ट्रेन करके और उसकी नॉलेज की बेस पे, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हायरिंग थ्रू मशीन लर्निंग। और अगर हम सेग्रीगेशन डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं, नोड्स अपने बनाने के बाद उस पूरे लेयर्ड से गुजार के वही हायरिंग करते हैं, तो मे बी वी आर हायरिंग विद डीप लर्निंग। जस्ट टू कॉन्सेप्ट जो कि एक स्टोरी बिल्ड जिसके लिए आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बार बार बता रहा हूँ क्यों ज़रूरी है। आप थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इसका, मैं आगे चलूँ। जी हाँ, अगेन वंस अगेन अब हम थोड़ा सा इसके बाद जो है ना जनरेटिव मॉडल्स की तरफ जाएंगे, चैट GPT की तरफ जाएंगे मोस्टली। लेकिन अब तक मैं आपको ये बताऊं कि अब से पहले आपको नहीं पता था न्यूरल नेटवर्क क्या है, एक स्टोरी नहीं बनी थी। आप जब आज अपने क्लाइंट से बात कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर कोई बात कर रहा होगा, कोई अचानक से आपसे सवाल करेगा कि यार ये कैसे यूज़ करोगे, किस लेवल के न्यूरॉन्स यूज़ करोगे, ठीक है, कौन सा न्यूरल नेटवर्क यूज़ करोगे। आपको ये तो पता है कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, अब आप ये बता सकते हो कि यूज़ होगा या नहीं होगा। अब आपको ये पता चला कि यार हम कौन सी चीज़ अचीव कर सकते हैं, और अगर कोई अचीव हुई है तो उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ठीक है, ये तो अब आपको अंदाज़ा हो गया ना सबको। अब यहाँ पे आपने थोड़ी रिसर्च करनी है, डिफरेंट यूट्यूब्स पे वीडियोस देखनी है, उनके अंदर डिफरेंट एनिमेशंस के साथ सेम कॉन्सेप्ट समझाया गया, वो आप मैच करेंगे अपनी स्टोरी के साथ जो आज आपने बिल्ड किया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, कुछ कोडिंग कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर तब तक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग के हमने कंपोनेंट्स को टच किया, उसकी मेजर चीज़ों को देखा, हमने देखा कि वो चीज़ें कैसे बढ़ रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए अब हम अपने जनरेटिव AI पे आते हैं। इन्होंने वर्ड जनरेटिव मॉडल क्यों नहीं लिखा हुआ, ये जनरेटिव AI क्यों लिखा हुआ? अच्छा क्वेश्चन। कोई बता सकता है कि ये हम तो जनरेटिव मॉडल पढ़ के आए हैं ना, जनरेटिव AI क्यों लिख दिया है? AI जनरेटिव तो हमने कहीं पढ़ाया नहीं आपको, हमने तो आपको नैरो AI पढ़ाया और जनरल AI पढ़ाया, इधर इन्होंने जनरेटिव AI लिख दिया है। अब क्या करें? कैसे फिट होगा बिगर पिक्चर में? मल्टीपल मॉडल्स को यूज कर रहे हैं ये सारी। अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है ना वो है डिस्क्रिमिनेटिव AI। डिस्क्रिमिनेटिव AI मैंने पहले नहीं बताया था क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, राइट? आप क्लासीफाई कर रहे हैं, आप स्कोर निकाल रहे हैं, आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं, आप अनोमली डिटेक्ट कर रहे हैं, आप क्लस्टर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप एजेंट जो है उसे सिखा रहे हैं। सो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग बट नाउ यू आर जनरेटिंग। ठीक है, तो जनरेटिव AI वो ब्रांच है जिसमें मॉडल्स जो हैं वो कुछ जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं। तो जनरेटिव मॉडल्स में हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉडल हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं। आप कनेक्शन हो रहा है? यहाँ कौन बता सकता है कि चैट GPT मॉडल है या API है? क्योंकि मेरी कोशिश होगी मैं सबसे बारी बारी पूछूं, चैट GPT मॉडल है या API है? API वाले हाथ खड़ा करें। तो डर डर के क्यों कर रहे हो? आप ही ठीक कह रहे हो सकता है, गलत इज फाइन। हाँ, चैट GPT API है या मॉडल है? मैं ये कह सकता हूँ कि एक चीज़ है, चैट GPT API है या मॉडल है?
मॉडल वाले हाथ खड़ा करें। बीच वाले जो जिनको जो कुछ भी नहीं है, ये कौन है? ये कौन लोग हैं यार जो दोनों दफा हाथ खड़ा कर रहे हैं? ये कौन है? अब सारे सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉडल वाले हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि चैट जीपीटी जो है ना वो मॉडल है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बाकी ये समझते हैं चैट जीपीटी एपीआई है। एपीआई वाले हाथ खड़ा करें ज़रा। कि चैट जीपीटी डेटाबेस है। मैं ज़रा इधर ऑडियंस के सवाल ले लूँ थोड़े से। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, चैट जीपीटी, देखो जब हमने जीपीटी साथ लगाया ना तो आप उसको मॉडल कह सकते हैं मेनली, ठीक है। जीपीटी क्या है? अच्छा, क्या बात। और ट्रांसफार्मर क्या है? मैं लाइव वालों को बता दूं, हमारे कॉम्पिटेंट बंदे ने ट्रांसफार्मर का जवाब ठीक दे दिया है और उसने कहा है कि जो खंबे पे लगा हुआ होता है। नाइस बेटा नाइस। रोजी डॉट पीके का अकाउंट है तेरा? सर ट्रांसफार्मर पे थोड़ा सा 1 मिनट दे, मैं जब तक स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, तो जेनरेटिव एआई नाम से ज़ाहिर है इसमें वो मॉडल्स हम स्टडी करते हैं जो जनरेट करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी, ये सारे के सारे न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो अब मैं जो भी नाम बता रहा हूँ दे आर ऑल टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। हमारे पास इसमें ऑटो इनकोडर्स होते हैं, हमारे पास इसमें जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क जिन्हें गेन कहते हैं, GAN गेन, वो भी जनरेटिव मॉडल है। और हमारे पास फिर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये भी न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स हैं। ट्रांसफॉर्मर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक यानी यूँ समझे कि एक मशीन है, उसके 2 हिस्से। पहली मशीन का काम है कि वो इनपुट एक्सेप्ट करेगी और उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन लर्निंग, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बच्चे को कहते हैं तुमने कार देखी है, कहता है नहीं। आप कहते हैं एक डब्बा होता है, उसमें इतने व्हील होते हैं, ये होता है, वो होता है। ये आप कार की एक रिप्रेजेंटेशन बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन आप उसे एक तस्वीर दिखाते हैं, ले बेटा ये कार होती है, वो भी तो एक रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चे को तस्वीर वाली रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, कहानी वाली से हो सकता है मुश्किल में समझ में आए। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उसके 2 पार्ट हैं। एक इनपुट को लेके ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, और दूसरा पार्ट जिसको हम डिकोडर कहते हैं वो उसे लेता है, यूज़र की क्यूरी को लेता है और चीज़ें जनरेट करनी शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसे हम डिकोडर पार्ट कहते हैं। मैंने जो समझा दिया था आपको न्यूरल नेटवर्क, तो एक इवन और कितनी मिसाल दूँ यार, मैंने आपको रिश्ते तक तो ले आया था और मैं आपको क्या इजी एग्जांपल, तो किसी ने सुनी नहीं होनी। अच्छा, एक और सवाल का जवाब, सवाल निकल गया मेरे माइंड में से, ये आप लोग भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ने आए बैठे हो। ये प्री ट्रेन क्या है? मैं आसान, क्या चैट जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज़ प्री ट्रेन? क्या मतलब है प्री ट्रेन का? क्या मतलब है? लाइव वाले हमें बताते हैं जी। कैसे, किसे सिखाया गया हो? अच्छा, डेटा के लिए ट्रेन किया होगा, जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल शेप्स के लिए डेटा ट्रेन किया होगा तो वहाँ से प्री ट्रेन मॉडल होगा शेप्स के लिए। चैट जीपीटी किस तरह के डेटा पे ट्रेन हुआ होगा? वो पढ़े लिखे हो गए हैं यार सारे। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम इसको यूँ, हाँ, अगर हम इसको यूँ कहें कि चैट जीपीटी जो है वो एक ट्रेंड मॉडल है, हम प्री ट्रेंड क्यों कह रहे हैं, ट्रेंड क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि अब तो वो ट्रेंड मॉडल है। हाँ, देखा ना, मैं इसलिए मज़े मज़े के सवाल करता हूँ क्योंकि ऐसे मज़े मज़े के जवाब भी आते हैं कि उनके पास पिछला डाटा है, अगला तो है नहीं। हाँ, है ना, नाइस। नहीं, आई मीन आप दिमाग ऐसे करेगा। हाँ, आपने पॉइंट सही गए। अब चैट जीपीटी को हम थोड़ा सा, आपको सवाल है? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जब चैट जीपीटी आया था ना, आप जिसने जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं आप चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को हिस्ट्री बता देता हूँ कि जब चैट जीपीटी आया था तो हमने एक वीडियो बनाई थी
और हमने बताया था ये जो लोग कह रहे हैं ना इंस्ट्रक्ट जीपीटी और चैट जीपीटी जो है ना वो सेम चीज़ नहीं, इस पर हम आते हैं। जब चैट जीपीटी आया था तो मैंने कहा था कि इट इज़ नॉट अबाउट चैट जीपीटी, ये एक नए दौर का आगाज़ है, क्योंकि ये एक टूल नहीं आया, ये एक टूल एक कोई चीज़ क्रिएट हुई है। जैसे पहिया बना था ना, रेवोल्यूशन आ गया। जब पहिया बना था ना तो उस वक्त स्पोर्ट्स कार और सुपर कार का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन एक दौर का आगाज़ हो गया था। ये जो जीपीटी आया है इसने एक दौर का आगाज़ कर दिया है, और हम उस दौर के बिल्कुल स्टार्ट में खड़े हुए हैं, बिल्कुल स्टार्ट में खड़े हुए हैं। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मुल्क के हालात हैं या दुनिया में रिसेशन आने वाली है, वहाँ पे चैट जीपीटी ने बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी हैं। वहाँ मैं ये समझता हूँ कि पिछले 2 डेकेड्स में एक साथ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बिज़नेस और टेक में कभी भी नहीं आई जितनी इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हमने अपने आप को कहाँ प्लेस करना है। हम जब बोल रहे हो, इवन ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के लोग, बिज़नेस डेवलपमेंट के लोग, हेल्थ केयर के लोग, अब इन सबको साथ लेके चलूँगा, टेक्निकल लोग, आज भी मैं गारंटी से कहता हूँ, यहाँ फुल स्टैक डेवलपर बैठे हैं, आप लोगों के अंदर चैट जीपीटी को कोडिंग के लिए, ऐसे और टूल्स को कोडिंग के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत 20-25% से ज़्यादा नहीं है। आज भी आप अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और लैक ऑफ इंटरेस्ट और उस टूल को यूज़ ना करके 70-80% टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं। ऐसे ही है जैसे गाड़ी के टायर में हवा भरे बगैर उसको रेस देना शुरू कर दें। आपके पास पहिया है, उसको यूज़ करें टेक्नोलॉजी को। आज आप सब लोगों का काम ये है कि जो चैट जीपीटी हमने सिर्फ आज बेसिक चीज़ें करनी है। अकाउंट क्रिएशन तो गूगल जाके कर ले, मैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ नहीं जा रहा। अकाउंट क्रिएशन हुई है, मैं सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करूँगा थोड़ी सी, लेकिन आप लोगों का काम क्या है, उससे कोड करना शुरू करें। प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कोई इमेज जनरेट करेंगे किसी टूल को कमांड देकर, जब आप कोई कोड जनरेट करते हो, वो कोड नहीं चलता या वो इमेज आपके मिजाज के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं जनरेट होती, तो आप डिसअपॉइंट होते हैं, आप डीमोटिवेट होते हैं और आप कहते हैं इससे बेहतर तो मैं खुद कर लूँगा। बिल गेट कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको डेलीगेशन सीखनी पड़ेगी। मतलब आप आइडेंटिफाई करें कि आपने कौन से काम खुद करने हैं, कौन से काम लोगों से कराने हैं। अगर आप इस काबिल हो कि आप 1 घंटे में 5,000 10,000 कमाने की सलाहियत है, तो आपको अपने घर के लॉन में 2 घंटे मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई 500 रुपये में आपके लिए कर सकता है तो, क्योंकि आप अपने को आपको आपके घंटे की वैल्यू पता है। वो टास्क आप उसको डेलीगेट करें और वो काम अपनी प्रोडक्टिविटी में लगाएं। आज के दौर में पिछले चंद महीनों से डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, ह्यूमन टू मशीन शिफ्ट हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और जहां हम एज ह्यूमन रेजिस्टेंस शो करा रहे हैं, ये तो मैं खुद कर लूँगा, ये तो मैं खुद कर लूँगा। वो मेरा भाई एक पीछे बैठा हुआ है, उसको मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि ये वाला काम अपनी टीम से करा। जब भी मैं रात को आता हूँ वो काम खुद कर रहा होता है। मैं कहता हूँ क्यों कर रहे हो? उन्होंने सही नहीं किया था, खुद कर रहा हो बैठा हुआ। भाई तुम्हारे अंदर इतनी अल्लाह ने सलाहियतें रह गई, तुम हर काम खुद क्यों करते हो? उनको ठीक करो, उनको ट्रेन करो, उनसे काम करो, अपने आप को रिलीज़ करो। सो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि जीपीटी से लर्निंग शुरू करें। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि चैट जीपीटी से अगर इम्परफेक्ट आउटपुट आ रही है तो आप खुद को ट्रेन करें टू गेट द परफेक्ट आउट ऑफ। बिजनेस डेवलपर प्रपोजल लिख रहे हो तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ, यू शुड बी ट्रेंड इनफ टू गेट अ परफेक्ट, नियर टू परफेक्ट प्रपोजल फ्रॉम जीपीटी। यू गाइस कैन डू इट, लेकिन आप लोग वहाँ पे रिलाई नहीं करते हो, डेलीगेशन नहीं कर रहे टेक को। आप कोडर है, यू हैव टू गेट दैट वेरी मास्टर पीस टाइप ऑफ अ कोड, यू शुड हैव दैट एक्सपर्टी
and you cannot build that expertise of generating a good piece of code without banging your head with a chat GPT कि यार ये बार बार करने से अलावा नहीं होगा। और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि when it's come to task delegation, आने वाले वक्त में, बहुत आने वाले वक्त में नहीं, आ चुके वक्त में टास्क डेलीगेशन आपने मशीन को करनी है। आपका खाना और आपके जाने के अलावा सारे काम मशीन करेगी। ये टाइम आने वाला है, यू ट्रस्ट मी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट एरा। अब आप डॉक्टर हो, आप एग्रीकल्चर में हो, आप एड टेक में हो, फिर फाइनेंशियल्स में हो, आगे वो बंदा निकलेगा, मैं समराइज़ कर रहा हूँ, आगे वो बंदा कामयाब होगा जो शख्स मशीन को अपने टास्क डेलीगेट करना बेहतर जानता है। वो होगा टेक, वो होगा चैम्पियन हर फील्ड के अंदर। अब चाहे वो प्रोग्रामर है या नहीं है, चाहे वो बिजनेस डेवलपर है, सोशल मीडिया का बंदा है, एसईओ का बंदा है, किसी का बंदा भी है। और चैट जीपीटी इज़ फर्स्ट थिंग। तो जब हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? हम एक माइंड सेट, एक अप्रोच मैं आपको दूंगा कि देखो मैं इससे काम कैसे ले रहा हूँ, आप लोगों ने वो डेवलप करना है। इस सेशन के एंड पे मैं आपको अभी एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट सेशन में मिल रहे हैं, जो लोग लाइव सुन रहे हैं, वो हम कम्युनिटी के लिंक्स के अंदर हम आपको ग्रुप लिंक भी भेजेंगे, ईमेल भी भेजेंगे कुछ। उस ईमेल पे आप हमें अपने मास्टरपीस भेजेंगे कि देखें मैंने इनपुट देके ये वाला कोड इतना अच्छा जनरेट किया। अगर आप कोडर हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं, टू जनरेट अ गुड डिज़ाइन इमेज। अगर आप बिजनेस प्रपोजल लिखते हो, टू जनरेट अ गुड बिजनेस प्रपोजल दैट यू फील इज़ गुड इनफ। ठीक है, मे बी मैं 4 आउटपुट्स को लूँगा और उसके अंदर फ्लॉज ढूंढूंगा और बताऊंगा कि ये इस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, बट यू हैव टू ट्राई रियली हार्ड कि हम कैसे ले सकते हैं। वो आउटपुट आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, दैट यू शुड बी डूइंग विद अ चैट जीपीटी। अब जीपीटी का कॉन्सेप्ट जो है हमने क्लियर कर दिया था। इसका ओरिजिन जो है इंस्ट्रक्ट जीपीटी बहुत पहले से था, डायलॉग बेस्ड मॉडल था वो। इंस्ट्रक्ट जीपीटी से लोग सालों साल काम करते रहे क्योंकि उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट था। वो लगे रहे, वो रिज़ल्ट की परवाह किए बगैर लगे रहे, वो रिश्तेदारों की परवाह किए बगैर लगे रहे, दोस्तों की परवाह किए बगैर लगे रहे, फेल होने की परवाह किए बगैर लगे रहे, और उन्होंने क्रिएट करके लॉन्च किया। हम सुबह उठे तो हमें पता चला वाओ दैट वाज इजी, राइट। तो हमें भी वो माइंडसेट अपनाना है कि हमने अब चीज़ें क्रिएट करनी है इसके साथ। तो चैट जीपीटी क्या है, आप उससे कोई भी सवाल करते हो वो आपको उसका जवाब देता है, यहाँ तक इतना। और वो होता है चैट जीपीटी इटसेल्फ मॉडल है, मॉडल से बात करता है, लेकिन चैट जीपीटी बनाने वालों ने बीच में APIs बनाई हुई हैं जो आपकी बात सुनती हैं, अपने मॉडल से बात करती हैं और आपको जवाब देती हैं। यहाँ तक तो चैट जीपीटी का कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा तकरीबन ख़त्म हो जाता है कि चैट जीपीटी इट इज़। आप ये फ़ैसला करना है कि चैट जीपीटी किस फील्ड में आप कितना यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस वक्त शहरियार, आपका मैं केस लेता हूँ दैट यू आर कमिंग फ्रॉम ए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और आपको एक क्लाइंट ऐसा मिला यार वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। ठीक है, वो आप जो भी कर रहे हो वो स्टिल इनॉयड है। ठीक है, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? आप कहोगे कि अच्छा मैं किसी सीनियर से बात करता हूँ, इरफान भाई आप मुझे बताएं कि आप मेरे पास आते थे कि इस सिचुएशन में क्या करूँ। आप आते हो, आप रात को 2 बजे आप भी आ ही जाते हो। ठीक है, कुछ लोग पटाखा कराने के बाद आते हैं, कुछ लोग धमाका होने से पहले आते हैं। अब हंस लें आप लोग, लाइव वालों को बात नहीं समझ में आएगी। तो कुछ लोग धमाका कराने का, सर जी ये हो गया और कुछ लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि यहाँ बताएं लग रहा है कि कुछ होने वाला। तो यू कैन आस्क द सेम क्वेश्चन। तो मैं एक केस बिल्ड कर रहा था, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जस्ट अ टूल जो आप लोगों ने यूज़ करना है। सो शहरियार टेल मी सम केस जो आप समझ रहे हो कि अगर क्लाइंट ये कहता तो मुझे नहीं पता क्या रिस्पॉन्ड करना। एनी केस, कोई भी। अच्छा, सो क्लाइंट ने बड़ा ज़बरदस्त काम है, बड़ा कॉमन केस है, इसने पूरा पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी की है और शहरियार भाई ने मुझे ये बताया है
कि क्लाइंट आपसे काम मांग रहा है और आपने काम किया हुआ नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? तो चैट जीपीटी ने कहना भाई जाओ काम करके आओ। ओके, सो लेट्स सी दैट केस दैट, तो आपने पूरे मुल्क के काम, क्योंकि हम अक्सर करते ही हैं, हम काम नहीं करते और फिर कहते सर जी ऑर्डर नहीं आ रहे, बिजनेस नहीं आ रहा। एनीवे, सो आप इसको ना अंग्रेजी भी हम तोड़ फोड़ के लिखेंगे कि ताकि मैं उन लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि चैट जीपीटी से सवाल करने के लिए कमाल की अंग्रेजी चाहिए होती है। चैट जीपीटी बहुत स्मार्ट है, आपके ग्रामर की ज़रूरत नहीं है उसको। अच्छा, मैं लिखता हूँ क्लाइंट इज़ एंग्री, ठीक है, बिकॉज मैंने काम नहीं किया, हाउ आई शुड हैंडल हिम नाइसली विदाउट losing my project. Create a conversation between myself and client. So, how beautiful is this? अब क्लाइंट आपसे अपनी डिसअपॉइंटमेंट कह रहा है और आप उसको जवाब दे रहे हैं, और आप इस वक्त बैठे कुछ नहीं कर रहे, पानी की बोतल हाथ में लेके मैं भी पीता हूँ और उसको करने देता हूँ काम। That's it. We are having fun, guys. I mean, what else you need, yaar? Do you really need experienced people for this? How powerful is this? अब देखना उसने क्या क्या जुगाड़ लगाया उन्हें अंदर। उसने क्या कहा, चैट जीपीटी किसी पाकिस्तानी ने बनाई होती तो वो निकल के कहता जा काम करके आ, जा अपना काम कर। Just kidding. So you will learn professionalism. You will learn राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड। अब जब आप चैट जीपीटी के सिर्फ एक कमांड से आप इस कन्वर्सेशन को पढ़ने के बाद आपका सारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा कि आप एक नेगेटिव न्यूज़ को खूबसूरत डब्बे में बंद करके किसी को कैसे देनी है। तो क्लाइंट कहता है आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, यू हैवंट कंप्लीटेड द वर्क आई असाइन टू यू, और आपने कहा आई अंडरस्टैंड why you are upset and sincerely apologize for any inconvenience caused. It was never my intention to let you down. Due to unforeseen circumstances, I have been delayed in delivering the work. This is unacceptable. Client बड़ा सख्त है वैसे ये तो this is client कहता है कि this is unacceptable. You should inform me earlier. वाह वाह, ये यूनिवर्सल आंसर है ना। अब मैं क्लाइंट का नाम भी ले लूँ, अक्सर ही कहता है, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने उसको कहा मैं समझता हूँ, एंड आई एग्री विद यू, आई शुड हैव कम्युनिकेटेड दिस टू यू सूनर, आई डीपली रिग्रेट दिस ओवर साइट एंड आई श्योर यू दैट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द फ्यूचर। क्लाइंट कहते हैं क्या गारंटी है कि तू ये दोबारा हरकत नहीं करेगा, ठीक है। आपने कहा कि मैं कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ, इन द फ्यूचर आई विल मेक श्योर टू कीप यू better inform about potential delays or issue that could happen. Furthermore, I am willing to take necessary step to ensure this, कि मैं आपको आगे बताऊंगा, मैं करेक्शन करूंगा, मैं ये चीज़ें करूंगा, आपने इसको श्योर दे। अभी एंड में मैं इसकी समरी करूंगा, आपको बहुत पसंद आएगी एंड पे, वो जीपीटी नहीं करेगा, मैं करूंगा। ऑलराइट, बट आई नीड टू वर्क डन, यार जो है जो पर मुझे अभी ये काम करके दो। क्लाइंट कहता हाँ ठीक है। आपने उसे कहा कि आई अंडरस्टैंड योर अर्जेंसी एंड आई एम कमिटेड टू मेकिंग दिस राइट, मैं आपकी परेशानी समझता हूँ, जल्दबाजी समझता हूँ, और मैं पूरे तरीके से रेडी हूँ, कमिटेड हूँ, मैं ये करूँगा। फिर आपने उसको बताया, उसने कहा लेट्स गो लेट्स डू इट। फिर आपने उसका शुक्रिया अदा किया। एंड में लिखा रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हैंडलिंग सच सिचुएशन इज टू रिमेन काम, लिसन टू। उसने समरी दी। अब आप ये देखो कि लेसन क्या है, जीपीटी ने अब आपको क्या दिया। हर जवाब के शुरू के पहले 3 वर्ड 4 वर्ड समझना। पहला जवाब जो गया डेवलपर से, आई अंडरस्टैंड वाई यू आर अपसेट। दूसरा जवाब जब गया, सवाल को छोड़े, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तीसरा जवाब गया, आई अंडरस्टैंड योर अर्जेंसी, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। क्या हुआ, क्या रहा है? देखें, when somebody is annoyed, सबसे पहले आपने जो चीज़ शो करानी है वो है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है मैं आपको बताऊं, ये ज़िंदगी में आपको किसी भी फील्ड में कामयाब कर देगी, किसी भी फील्ड में। ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है।
आप मियाँ बीवी के बगैर बीच में झगड़ा हुआ है या दोस्तों के में हुआ है, भाई बहनों के हुआ है, दफ्तर में हुआ है, कोलीग्स में हुआ है, क्लाइंट्स में हुआ है, एम्पैथी वो चीज़ है जो हर जगह आपका साथ देगी। वो है अपने आप को दूसरे के शूज़ में लेके जाना, अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना, ठीक है। और दूसरे की जगह पर रख के सोचने के बाद एक्नॉलेज करना थोड़ी चीज़ें, ताकि वो कंफर्ट में है। एक बुक है नेवर स्प्लिट द डिफरेंसेस, उसके अंदर एक मिररिंग टेक्निक भी बोला गया है, लेबलिंग भी बोला गया। मिररिंग टेक्निक क्या होती है कि आप दूसरे को ये बताते हो कि आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मोस्टली लोगों को गुस्सा इस वजह से आता है कि उनको लग रहा होता है कि आप उनको समझ नहीं रहे और बिना समझे जवाब ठोकी जा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ ज़्यादातर होता भी ऐसे। उसने सारे वर्ड्स पहले उसको मिरर किए कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, तो उसको कंफर्ट में ले आया कि यार ये समझता है एंड ही इज़ विलिंग टू डू दैट। अच्छा, फिर उसने एक माइंड सेट दिया आपको कि यार ये जो है तुम क्या करोगे, कि मुझे क्या गारंटी है कि तुम ये काम करोगे, ठीक है। उसने उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि मैं ये स्टेप लूँगा। अब यार व्हाट इज़ द टेक अवे? हम चैट जीपीटी को क्या करते हैं, ये कमांड देंगे कि हाउ टू जनरेट अ बिजनेस प्रपोजल फॉर अ वर्डप्रेस डेवलपमेंट साइट विद 3 पेजेस ब्ला ब्ला ब्ला। वो आया, कॉपी पेस्ट किया, ठा दिया। हमने चैट जीपीटी की जो आउटपुट है ये लाखों करोड़ों लोगों का दिमाग का निचोड़ ला के आपको दे रहा है। ये एक माइंड सेट दे रहा है कंटेंट। दिस इज सो पावरफुल कंटेंट। दिस इज नॉट जस्ट अ कंटेंट। स्टॉप इवन थिंकिंग दैट चैट जीपीटी इज गिविंग यू अ कंटेंट। सबसे ज़्यादा तबाहकुन कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी के बारे में लोगों का ये है कि चैट जीपीटी जो है वो कंटेंट जनरेशन टूल है। तबाहकुन है। चैट जीपीटी आपको माइंड सेट दे रहा है, अप्रोच दे रहा है। कितने % लोग हैं जो चैट जीपीटी को इस तरह से देखते हैं? कोई कॉन्सेप्ट पूछे, न्यूरल नेटवर्क पूछें, इससे सुपरवाइज लर्निंग पूछें, अनसुपरवाइज लर्निंग पूछें, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे आप लोग कह रहे थे कि चैट जीपीटी इज एन एपीआई और मॉडल। आंसर इज देयर। अब मैं उर्दू में पूछ सकता हूँ, तो सेल्फ लर्निंग कितनी आगे चली गई है, ठीक है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो सारा दिन मुझे चैट जीपीटी के थ्रू मैसेज करते रहते हैं, पता चल जाता है चैट जीपीटी से, लेकिन वो एक खेल है। लेकिन आपने चैट जीपीटी से कंटेंट नहीं लेना, माइंड सेट लेना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से। अब जिस तरह से मैंने एक सिचुएशन माइंड में लाया, उस सिचुएशन को चैट जीपीटी से सॉल्व करवाया। अब आप हज़ारों सिचुएशन ला सकते हैं, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए बिजनेस डेवलपर, एज ए सोशल मीडिया पर्सन, एज ए डॉक्टर। डॉक्टर कह सकता है कि मेरे पास मरीज़ है, उसकी समझ मुझे नहीं आ रही और मेरी समझ उसको नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कन्वर्सेशन क्रिएट करो, वो करेगा। डॉक्टर ये कह सकता है उसको कि इसकी रिपोर्ट के अंदर मुझे ये चीज़ें पता हैं, ये मेरा डायग्नोसिस है, इसको मुझे अच्छे तरीके से बना दो। वो आपकी खिदमत में हाज़िर खड़ा, उसको कमांड दे के जाएँ आप वॉशरूम का चक्कर लगा के हैं, टाइम बच गया, वो लिख के रख रहा है आपसे। हम उसको एफिशिएंटली यूज़ ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम आगे जाके क्या करने वाले हैं कि चैट जीपीटी का एफिशिएंट यूज़ करने वाले हैं। जिस तरह से मैंने आज सिर्फ एक प्रॉम्प्ट सिखाया आपको, तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाएंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में डेवलपर्स के लिए क्या ज़रूरी है कि चैट जीपीटी अपनी एपीआईज देता है। सो अभी के लिए दैट इज़ हम इसको कंटिन्यू यहाँ से नहीं कर पाएंगे, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम ले जाएंगे। मैं आपको इसी तरह से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा, एपीआईज क्या हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है, चैट जीपीटी के पास क्या स्ट्रेंथ है, एपीआई के पास क्या नहीं है, एपीआईज कहाँ फेल होंगी, कहाँ पास होंगी, नए प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, नए नए आइडियाज़ जनरेट करेंगे, और उसके साथ आगे हम मूव कर जाएंगे एपीआई इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग आना चाहें तो यू आर वेलकम। इट विल बी प्योरली अ डेवलपमेंट बेस्ड। टेक्निकल साइड पे हम मूव कर जाएंगे, पहले चंद 1-1.5 घंटे के अंदर हम टेक्निकल साइड पे चले जाएंगे, और फिर हम एपीआईज के इंटीग्रेशन, और फिर हम
उन APIs का इस्तेमाल जो हमने अपने प्रोजेक्ट बनाने में किया हुआ है वो आपको दिखाएंगे, उनका बैक एंड भी दिखाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि जो मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, ये देखो ये लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, इसकी वजह से आप मनूवर कर सकते हो। शहरियार ने सवाल पूछा कि फिर लंबा हो जाएगा, बट एनी हाउ अभी के लिए हम स्टॉप करेंगे। इट्स 10 गाइस, थैंक यू वेरी मच।